आजकल इस देश में एक और परंपरा हो गई है कि अगर कोई मुसलमान गुंडाई कर देता है तो उसका फ्रंट पेज पे नाम छपता है, और कोई हिंदू करता है तो कहते हैं कि अपराधी ने काम किया। संसाधनों का विकेंद्रीकरण, क्या ये संभव है? जमींदार यदि स्वेच्छा से अपनी जमीन नहीं देते हैं तो उसको छीन लेना चाहिए। जो अंतिम 4-5 साल के गांधी हैं, बहुत रेडिकल गांधी हैं। आपको कोई भी दल वाकई में समाजवादी लगता है? कौन दल कर रहा है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। अब इस देश के अंदर अडानी अंबानी की बात करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। अब समाजवाद पहले हुआ करता था। अब देखिए ट्रंप के साथ क्या हमारी हालत है, काहे कि सॉवरेन हम अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं। सर, जब हम पूंजीवाद की बात करते हैं, अक्सर एक डिबेट छिड़ती है अपोजिशन की तरफ से, अंबानी अडानी को टारगेट करता है। मुंबई का एयरपोर्ट कैसे गया? अडानी जी ने उनको ऑफर दिया कि आपका ये एयरपोर्ट मेरे को बेच दो। उन्होंने कहा भाई मैंने अभी तो बोली लेके लिया है, मैं कैसे बेच दूं? और उसने 1 महीने में हाथ जोड़ लिए, कहिए भैया जितने में खरीदना है बता दो। फंडिंग पार्टीज का बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया था कि पार्टीज को जो फंड दिए जा रहे थे। मोदी जी के ज्यादातर फॉर्मूले बिल्कुल स्टैंडर्ड है। वो फॉर्मूला ट्रंप वही इस्तेमाल करता है। 21वीं सदी का डिक्टेटरशिप कहता है जनता जनार्दन महान है, और उससे अगले दिन जब आप कांग्रेस के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो आप कांग्रेस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? आज जो भारत सरकार की विदेश नीति पिछले 10-11 साल की थी, पाकिस्तान के साथ 3 दिन की लड़ाई होती है, एक बड़ा देश हमारे पक्ष में नहीं बोलता है। मेरा सच कुछ और है, आपका सच कुछ और है। हम दोनों जी इसी सच पर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि आज के जमाने में हो रहे मैक्सिमम रिफ्ट की वजह भी यही है। सच होता क्या है कि इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि आंदोलनकारी हो, वो आंदोलन जीवी हो। अब मैं समझता हूँ बेचारे की परेशानी, क्योंकि 3 शब्द, पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद, 20वीं शताब्दी में वो सबस्ट्रीम इतनी बड़ी बन गई कि लोगों को लगा कि वही सोशलिस्ट है। सत्ता पक्ष के 3 नेता जिनका काम आपको पसंद हो। कुछ काम मुझे मोदी जी की भी पसंद आए। वो ट्रंप सिर्फ इसलिए कि आपकी एक रैली में आ गया, वो आपका दोस्त बन जाएगा। वो किसी का सगा आज तक नहीं हुआ, आपका सगा हो जाएगा। विपक्ष के 3 नेता जिनसे आप भविष्य की अपेक्षा रखते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ अच्छा करेगा। उमर खालिद जेल में है, गुणवान व्यक्ति है। मेरी उम्मीद है किसी दिन ये सब इस देश के नेता बनेंगे। प्रियम्बल में सेक्युलर शब्द को डालने की क्या आवश्यकता थी, जबकि हमारे संविधान में आर्टिकल 14, 15, 25 से लेकर 28 और आर्टिकल 44। सोशलिज्म हमेशा पाखंड रहा है इस देश में। आज भारत को डेमोक्रेसी नहीं कहना चाहिए कि डेमोक्रेसी का नाम बचा है, और वो नाम बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सामान्य निवास आजकल कहाँ है? वोटर कहाँ के हैं? गुजरात। क्यों? चुनाव आयोग रोकने वाला है उनको? हिम्मत है इनकी? कैसे? चुनाव आयोग बिहार इलेक्शन की अचानक वोटर लिस्ट में कुछ लोगों के नाम जुड़ जाते हैं, अचानक संख्या बढ़ जाती है, कुछ वैसा बिहार में करने का प्रयोग चल रहा है। ये वोटर लिस्ट में संशोधन नहीं हो रहा है इस वक्त बिहार में। नए सिरे से कोरे कागज पर वोटर लिस्ट लिखी जा रही है। अगर आपने एप्लीकेशन देकर अपना नाम नहीं डलवाया तो आपका नाम आएगा नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड। उस मर्यादा को जिस दिन क्रॉस किया, आपकी यूट्यूब यूं गायब हो जाएगी, और आप ये बात चला भी पाएंगे अपने ब्रॉडकास्ट के ऊपर, मैं जानता नहीं चलेगी सर, ये बात तो चलेगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज खास सत्र में हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव जी, जिन्हें मैं आपके सामने एक शिक्षक के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। और शिक्षक इसलिए क्योंकि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया है, जेएनयू से आपने अध्ययन किया है। आज के समय पर आप इन्हें सक्रिय राजनीति में विभिन्न मंचों पर देखते हैं, कहीं आंदोलन हो या फिर किसी व्यक्ति के साथ अपने विचार साझा करने हो, या ऐसा व्यक्ति जैसे ये मानते हो कि ये किसी तरह से मेरी आवश्यकता में है, आप उनके साथ इन्हें पा ही जाते हैं। आसान भाषा में कहूं तो जो परेशान है उनके साथ योगेंद्र यादव हैं। ऐसे में हम आपके साथ आज की इस चर्चा में समसामयिकी मामलों में जो विषय आप पत्र पत्रिकाओं में देख रहे हैं उन पर चर्चा करने के लिए हैं। लेकिन चूंकि हमने समय थोड़ा सा ज्यादा मांगा है, तो हम उसके इतर अगर समय मिलता है तो और भी बहुत से विषय, चाहे फिर वो आपके लिए छात्र आंदोलन हो, राजनीति हो, उन सब पर भी डिटेल मांगेंगे। आज फिलहाल जिस मुद्दे के लिए हम हैं, देश के अंदर इस समय SIR, सर आप अंकित अवस्थी के पीछे जरूर लगाते हो, लेकिन SIR नाम से इस समय बिहार में एक मुद्दा जबरदस्त चर्चा में है। हम उस पर कुछ चर्चा करेंगे। दूसरा, कुछ दिनों पहले प्रियम्बल में 2 शब्द सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म,
इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जिक्र रहा है। तो हम चर्चा करेंगे एज एन एकेडमिशियन कि सर आप इन विषयों पर अपनी क्या राय रखते हैं। तो स्वागत है सर आपका अंकित इंस्पायर इंडिया के इस खास कार्यक्रम में। शुक्रिया अंकित जी, आपने शिक्षक का जिक्र किया तो मैं बता दूं, मैं तो खानदानी शिक्षक हूँ। मेरे परदादा मास्टर सोहन लाल अध्यापक थे। मेरे दादाजी राम सिंह जी वो भी अध्यापक थे। मेरे पिता भी अध्यापक, मेरी माँ भी अध्यापक थी। तो एकदम और कुछ सेम सा फील हो रहा है सर। और मैं कई मायनों में मुझे सचमुच लगता है सार्वजनिक जीवन में और कुछ करूं ना करूं, कई मायनों में मैं अभी भी अपने आप को शिक्षक की भूमिका में ही पाता हूं कि बात को समझा देना, सही बात को सच रख देना, निष्पक्षता से रखना। निष्पक्षता तटस्थता नहीं होती, वो दो अलग चीजें हैं। मगर निष्पक्षता से सही सच को बोलना ये समाज का काम है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी भी, मैं कई बार मजाक में भी कहता हूँ कि देखो एसेंशियली तो मैं टीचर ही हूँ। तो वो है। बहुत अच्छा लग रहा है सर ये बात सुन करके, क्योंकि आज के समय पे जो बहुत ज़्यादा चैलेंज है मेरे जैसे क्रिएटर्स के लिए भी, जो पहले एकेडमिशियन हैं उसके बाद में कंटेंट क्रिएटर हैं, हम जब भी किसी विषय वस्तु पर अपनी राय रख रहे होते हैं तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में हमें ये पढ़ाया गया था, नोलन कमेटी की रिकमेंडेशंस हमें पढ़ाई गई थी एथिक्स के अंदर, और हमें ये बताया गया था कि एक प्रशासक के भूमिका में जब आप होते हैं तो आपको राजनीतिक रूप से किन किन चीजों का ख्याल रखना होता है। सरकार का आप क्रिटिसिज्म करते हैं लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। आप विपक्ष की भी बात रखते हैं, आप सत्ता पक्ष की भी बात रखते हैं, पर यह ध्यान रखते हुए कि आपकी कहीं किसी बात से देश में कोई विभाजनकारी तत्व पैदा ना हो या उन्हें हवा ना लगे। ये मूलतः प्रशासक को सिखाए जाने वाले गुण होते हैं। लेकिन प्रशासक को नहीं, हर एक को करना चाहिए। आप हाँ। बात कहें तो उससे जो कुल मिला के समाज का, देश का, दुनिया का, इंसानियत का नुकसान ना हो, वो तो रखना ही चाहिए। और मैं समझता हूँ सच्चाई तभी उभर के आती है जब आप हर चीज को एक समग्र और संतुलित तरीके से देख सकते हैं। सर यहीं से पहला सवाल, सच होता क्या है? जो आप मतलब उसकी कोई किताबी परिभाषा दूं, मैं उसका कोई फायदा नहीं। और ऐड करता हूं जी। बहुत बार ऐसा होता है सर कि हमारे जितने तथ्य हमें पता हैं उनके आधार पर हम सोच लेते हैं कि ये सच है। इसको और अगर मैं आगे बढ़कर कहूं तो मेरा सच कुछ और है, आपका सच कुछ और है। हम दोनों जी इसी सच पर रहे हैं और मैं मानता हूं कि आज के जमाने में हो रहे मैक्सिमम रिफ्ट की वजह भी यही है। मेरी ये, अब मैं आपकी बात थोड़ा बेहतर समझ सकता हूँ। और ये बात बचपन में कहीं मुझे महसूस हुई थी। मैं देखता था कि ज़्यादातर लोगों के जीवन में जो भी ओपिनियन किसी भी चीज़ पे होते थे, अगर आपको पता लग जाए कि वो पाले के किस तरफ खड़े हुए हैं तो आप समझ जाते थे अच्छा ये है, ये बोल रहा होगा। अगर आप उसकी ये पता, उसका स्वार्थ। तो हम सब के साथ होता है जीवन में, संयोगवश, जन्म के संयोग से हम जहाँ होते हैं वहाँ खड़े होकर हम पूरी दुनिया को देखते हैं। और मुझे एक बच्चे के तौर पे लगा था, बाद में पिताजी का स्वभाव भी कुछ वैसा था तो उनसे सीखा। और वो ये कि एक इंसान के रूप में हमारा पहला दायित्व जो है वो ये कि जन्म के संयोग ने मुझे जहां खड़ा कर दिया है उससे बाहर आके मैं देखूं सामने वाले जिससे बात हो रही है, एक बार देखूं कि अच्छा उसकी जगह होता तो मुझे दुनिया कैसी दिखाई देती है ना। कोई एप्लीकेशन दे के तो हम पैदा नहीं हुए कि भाई मेरे को भारत में ही पैदा करो। लोग आजकल ऐसी बात करते हैं जैसे एप्लीकेशन दे के पैदा हुए। कोई मैंने एप्लीकेशन नहीं दी कि यादव के घर में पैदा करो, हरियाणा में पैदा करो। तो मैं अब इसका झंडा उठा के चलूं कि मेरा गांव सबसे महान, यादव दुनिया के सबसे बेहतर लोग, हरियाणा सबसे अच्छा और मेरा भारत दुनिया का गुरु, इन सब का क्या मतलब है भाई? दुनिया को अगर हम इससे बाहर न देख सकें तो फिर इंसान और जानवर में फर्क ही क्या बचा? जानवर भी जहां खड़ा है वहीं से देख रहा है। इंसान को एक क्षमता है, पैदा तो मैं मर्द हुआ हूं, बदल नहीं सकता, लेकिन एक औरत का दर्द मैं समझ क्यों नहीं सकता? नॉवल है, पोइट्री है, किसी औरत से बात कर सकता हूं भाई। तो अपने दर्द से, जीवन के किसी भी दुख या दर्द से, एक तो हो सकता है आप अपने दर्द में इतना डूब जाएं कि बस मैं ही दुनिया का सताया प्राणी और कोई नहीं है। दूसरा, अपने दर्द से आप एक दृष्टि लें जिससे आप दूसरे का दर्द समझ सकें। आपको किसी ने कक्षा 6 में आपके साथ दुर्व्यवहार किया हो
और उसके जरिए आप समझ सकें कि अच्छा साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के साथ क्या हुआ करता था। आप उससे समझ सकें, जब मैं स्कूल में जा रहा था, मेरी दीदी साइकिल पे ले जाती थी, मैं साइकिल के पीछे बैठ के, मैं छोटा था उनसे एक बार, और दीदी तब 13-14 साल की रही होंगी, तो मैंने सड़कों पे लड़कों को सीटी बजाते देखा, और वो सीटी मेरे कान में आज तक गूंजती है। कोई भी औरत बोलती है जब, तो मेरे को वो सीटी ध्यान आती है कि दीदी को कैसा लगता था। हम इंसान हैं, हम में क्षमता है अपने जन्म के संयोग से बाहर जाके पूरी तस्वीर को देखने की। तो पूरा सच क्या है ये तो शायद ऊपर वाला जानता हो, लेकिन अगर मैं अपनी दृष्टि से देखूं, आपकी दृष्टि से भी देखूं, और जो हम दोनों के इतर कोई तीसरा है उसकी दृष्टि से भी देखूं, उसको मिला के जब मैं बात करता हूं तो कहीं सच निकल आता है। तो अगर मैं अपने सच पर टिका रहूं तो ये कट्टरता लाता है, और अगर मैं दूसरे का सच भी जान लूं तो ये सामंजस्य लाता है। क्या ये कथन सत्य जी, है? वो अपना सच सच नहीं है, वो केवल एक वो तो एक वकालत है, हम सब करते हैं। मैं संयोग से इस तरफ खड़ा हूं, संयोग से आपकी शर्ट काली है, मेरा हरा है, और मैं कहूं हरा रंग महान, काले वाले गद्दार इत्यादि कहूं, मूर्खता का लक्षण होगा। मैं कहूं ये मेरा सच है, हरा होना, ये तो मूर्खता की बात होगी, ये सच नहीं है, ये मेरा भ्रम है। ये दृष्टि भ्रम से ज्यादा नहीं है, सच वच तो बहुत बड़े नाम है उसके लिए। क्योंकि इस तर्क को मैं कंटिन्यू में इसी तरह से बढ़ा सकता हूं सर, क्योंकि आज देश में जहां जहां सांप्रदायिक हिंसा के बारे में हम जिक्र करते हैं, वो मेरा सच और आपका सच बस इसी की जिद है। अमूमन ये होता है, मेरा और आपका सच का होता है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो तो इतना एक तरफा हो रहा है कि उसमें ये कहना, पीटने वाले और पिटने वाले दोनों को बराबर कर देना कि ये थोड़ा पिटने वाले का सच है, ये पीटने वाले का सच है, चलो दोनों में 50-50 कर लेते हैं, ये मूर्खता होगी, है ना। आपको यही सच की दृष्टि यही है। सच की दृष्टि कभी कभी आपको ये भी बता सकती है कि सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं जहां जो बात कह रहा हूं वो सच है, हो सकता है। सच की दृष्टि ये भी बता सकती है कि बचपन से मुझे जो बताया गया था वो झूठ था, एक्चुअली अब मेरी आंख खुली है, अब मुझे किसी दूसरे का सच पता लगा है। तो ये जो 50-50 वाला है ये बिल्कुल सच नहीं होता। आजकल बड़ा विचित्र दुनिया हो गई है। ट्रंप पूरी दुनिया पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो भाई अच्छा थोड़ी बात तो उनकी भी सही होगी, थोड़ा इसका भी नहीं। सच की दृष्टि आपको कह सकती है कि ये जो 10 लोकेशन है जहां से आप देख सकते हो, उनमें से सब गलत हैं या उनमें से एक सच है। तो ये जो सांप्रदायिकता का सवाल आपने कहा, जो आज इस वक्त हो रहा है, वो आज से 20 साल पहले आप मुझसे पूछते, 25-30 साल पहले पूछते, तो मैं कहता काफी कुछ ये हो रहा है, दोनों तरफ की एक तरफा आख्यान। संविधान में आर्टिकल 13 जिसमें ये जिक्र होता है कि जो बात गलत है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसे हटाया जा सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन अगर मैं सही हूं तो कहा जाता है उसे, जिसमें संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह परमिशन देता है कि अगर कोई तथ्य या विधान, कोई भी अध्यादेश जिसका कोई पार्ट ऐसा है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो आप उसे हटा सकते हैं। यानी कि जुडिशियल रिव्यू का जुडिशियल, जो कि दुनिया में दूसरे देशों में था नहीं, पर वहां की जुडिशरी ने हथिया लिया था। भारत के संविधान ने पहले दिन से जुडिशरी को ताकत दी कि अगर कोई कानून ऐसा है, संविधान पे ताकत नहीं दी थी। मैंने ये पॉइंट इसलिए रेज किया क्योंकि जब आपने अभी कहा कि ट्रंप का सच इतना सच, सारा सच सही नहीं हो सकता, कुछ सच सही हो सकता है, ऐसे में किसी व्यक्ति के अंदर अगर कुछ तो सही हो, उसके अलावा बहुत कुछ गलत हो, के आधार पर पक्ष लिया जा सकता है। आपको संदर्भ देखना होगा। बहुत अभी हम बहुत अमूर्त बातें कर रहे हैं, संदर्भ देखना होगा। दुनिया के हर इंसान में कोई ना कोई बात सही होती है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि उस वक्त उस इंसान का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। हो सकता है हिटलर अपनी पत्नी तो नहीं थी, उनकी गर्लफ्रेंड थी, हो सकता है उसके प्रति सच्चे रहे हों, लेकिन मैं कहूँ देखो आदमी ने कुछ 10-20 लाख लोगों को मार दिया, लेकिन आदमी बड़ा सच्चा था, अपनी बीवी से प्यार करता था, राष्ट्र प्रेमी तो था, लेकिन मार दिया था कुछ लोगों को। राष्ट्र प्रेमी तो इस तरह की बात कहना बहुत बहुत माने ये बहुत ये सब ये उस तरह का संतुलन है जो कि विकृत संतुलन है ना। आपको देखना होगा, भले ही अपनी बीवी के लिए प्यार करता होगा, भले ही अपने 4 नौकरों के लिए अच्छा होगा, लेकिन वो दुष्ट था, उसने मानवता को शर्मसार किया, ये सब बड़ा सच है। और उसको एक छोटी बात को सामने लाके उसको बराबर नहीं कर सकते। ये मिस्टर ट्रंप पे भी लागू होता है जो इस वक्त कर रहे हैं। इसी सच से आगे एक सवाल आता है, विचारधारा।
सर जनरली जब चर्चाओं में बैठते हैं तो राइट और लेफ्ट शब्द यूज किया जाता है। बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जो सही मायने में ये नहीं आज के परिप्रेक्ष्य में समझ पाती कि राइट वाकई में राइट है या राइट भी लेफ्ट चला गया है, लेफ्ट वाकई में लेफ्ट है या फिर वो अपॉर्चुनिस्ट हो गया है। पहले एज ए शिक्षक आप ये बताएं कि राइट और लेफ्ट होता क्या है, उसके बाद हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आएंगे सर। मुझे हमेशा लगता रहा है कि राइट लेफ्ट इन शब्दों का भारतीय संदर्भ में बहुत मतलब नहीं है। यूरोप के शब्द हैं, वहाँ से आए हैं, उनकी तमाम चीज़ों का बोझ लेके हम चलते रहते हैं। राइट और लेफ्ट बिल्कुल वही शब्द हैं। यूरोप में कैसे आए थे? यूरोप में शुरू हुआ था फ्रांस से, जहाँ ये था कि आप स्पीकर के दाएं बाजू पे बैठते हैं या बाएं बाजू पे बैठते हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट सत्ता के खिलाफ थे वो लोग संयोग से बाईं तरफ बैठते थे, तो बाएं बाजू के लोगों होना, तो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी पावर, जो सत्ता के खिलाफ उंगली उठा सके वो लोग लेफ्ट हुआ करते थे। और जो सत्ता के पक्ष में थे, पिछलग्गू कहे जाते थे, वो राइट थे उस जमाने में। बाद में इसका अर्थ बदला। यूरोप में लेफ्ट का मतलब फिर होने लगा जो सत्ता विरोधी थे, जो सत्ता का मतलब बदलने लगा। वहाँ राजा था पर राजा बदल गया। फिर सत्ता का मतलब होना शुरू हुआ कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका विरोध करने वाले। तो ये 19वीं सदी के यूरोप में ये हुआ, जो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थे वो लोग लेफ्टिस्ट होने शुरू हुए। तो वो आर्थिक व्यवस्था के भी खिलाफ थे, वो लोग राजनीतिक व्यवस्था के भी खिलाफ थे। और जो पूंजीवादी व्यवस्था और सत्ता के पक्ष में थे वो लोग राइटिस्ट कहलाने शुरू हुए यूरोप में। तो और ये शब्दावली उठ के हमारे यहाँ पे चली आई। मोटे अर्थ जो इसका रहा 20वीं शताब्दी में वो ये, जो लोग बराबरी की बात करते हैं, जो लोग गरीब के हक में बात करते हैं, जो लोग क्रांतिकारी बदलाव की बात करते हैं, जो पूंजीवाद का विरोध करते हैं, वो लोग लेफ्टिस्ट कहलाए। परिवर्तनकारी, समता मूलक परिवर्तनकारी लोग लेफ्टिस्ट कहलाए। और जो कहते हैं कि जो चल रहा है बहुत ठीक चल रहा है, बदलने की जरूरत नहीं है, जो रूढ़िवादी हैं वो राइटिस्ट कहलाए ना। ये मोटी बात बनी, लेकिन देखिए हमारे देश में उस किस्म का राइट कभी रहा नहीं है। यूरोप में लेफ्ट और राइट थे। हमारे देश में क्योंकि हमारा जो संस्कार बना 19वीं सदी के बाद वो वैसा था कि दरअसल राइट के पक्ष में खड़ा होने का किसी को साहस ही नहीं था। तो हमने यूरोप के जिन जिन विचारों की नकल की, वो यूरोप के प्रोग्रेसिव विचार हमने उठाए। यूरोप का जो कचरा विचार था वो हमने उठाया नहीं। आजकल यूरोप का कचरा हम ज़्यादा उठाने लग गए हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले हम यूरोप का कचरा नहीं उठाया करते थे, वहाँ की काम की चीज़ों को उठाया करते थे। तो वो बदलाव हुआ, उसके चलते ये शब्द आए हैं। आज की तारीख में लेफ्ट राइट मैं समझती, क्योंकि अब तो तमाम तरह के लेबल चल निकले हैं, मगर मोटे तौर पे आप कहें तो जो लोग चाहते हैं कि इस देश में अंतिम व्यक्ति को सबसे आगे रखा जाए, वो लोग जो बराबरी चाहते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि समाज में जो पूंजीवादी व्यवस्था की विषमताएं हैं वो कम हों, और जो लोग चाहते हैं कि देश में गरीब का राज हो, वो लेफ्टिस्ट कहलाएंगे। 3 शब्द, पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद। समाजवाद जब हम वेस्ट के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो वो साम्यवाद के बहुत नजदीक खड़ा होता है। Am I right? दिक्कत यह कि सारी चीज़ों में हम इतिहास भूल जाते हैं। 19वीं शताब्दी में ये विचार जो समाजवाद का 19वीं शताब्दी से पहले आ गया था यूरोप में। समाजवाद वो मूल शब्द है जिन जिन लोगों ने, जब यूरोप में पूंजीवाद बढ़ रहा था तो कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो विषमताएं और ये सब चंद लोग मालामाल हो रहे हैं, इसका विरोध करेंगे। वो सब समाजवादी, उन्होंने कहा हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जो बराबरी पर आधारित थे, वो सब समाजवादी थे। फिर जब मार्क्सवाद आया, मार्क्स पहला समाजवादी नहीं था दुनिया का, जब मार्क्सवाद आया तब उसकी एक उपधारा बनी। सोशलिज्म की एक सब स्ट्रीम थी जिसका नाम था कम्युनिज्म, साम्यवाद जिसको कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में वो सब स्ट्रीम इतनी बड़ी बन गई कि लोगों को लगा कि वही सोशलिज्म है। हालांकि पूरी 20वीं शताब्दी में एक दूसरी धारा रही जिसने कम्युनिज्म को कभी नहीं माना लेकिन सोशलिज्म को पूरी तरह से माना।
और भारत तो उसकी एक बहुत ही अनूठी और विशिष्ट भारत में परंपरा रही है। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये जो पूरी परंपरा थी, ये सब लोग घोर साम्यवाद विरोधी थे। शुरू इन सब की बोल्शेविक हुई थी, ये सब मार्क्सिस्ट थे शुरू में, लेकिन बाद में गांधी जी के असर में ये सब बदल गए और ये लोग साम्यवाद के विरोधी थे लेकिन समाजवाद के पक्ष में थे। इन दोनों में अंतर कैसे किया जा सकता है भारतीय कंटेक्स्ट में? बड़ा साधारण सा, साम्यवादी वो लोग थे, ये सब 20वीं सदी की बात है, आज उसका महत्व नहीं है। एजुकेशनल पर्पस से ही हमारा ये वीडियो चल रहा है। 20वीं शताब्दी में साम्यवादी वो लोग थे जो कि कहते थे कि बराबरी का समाज बनाने के लिए आपको सोवियत संघ जैसी एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है, जिसमें सारी संपत्ति राज्य के हाथ में आ जाएगी, जिसमें उस तरह के लोकतंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो जो साम्यवादी व्यवस्था थी वो अपने आप को सोवियत संघ के काफी नजदीक पाती थी। बाकी थ्योरेटिकल डिस्प्यूट्स हैं जिसमें मैं जाना नहीं चाहता। समाजवादी वो लोग थे जो कहते थे कि हाँ, समाजवाद की तो समता बिल्कुल सर्वोपरि है, इक्वालिटी तो हमें लानी है, लेकिन वो सोवियत संघ के तरीके पे नहीं आएगी। उसके लिए हमें लोकतंत्र चाहिए, सच्चा लोकतंत्र, दिखावे का नहीं, और हमें संपत्ति पे कब्जा करने की बजाय हमें संपत्ति का विकेंद्रीकरण करना होगा लोकतांत्रिक तरीके से। तो ये दो तरीके थे, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट हुआ करते थे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टीज जो थी वो एक जमाने में रूस के, चीन के नज़दीक हुआ करती थी, तो वो कम्युनिस्ट थे। और ये जो पूरी समाजवादी परंपरा थी वो सोवियत संघ का विरोध करते हुए समाजवादी थे। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा अपना जो है ट्रेडिशन, मेरी अपनी सोच खुद इससे आती है, जो लोहिया जयप्रकाश की परंपरा है वहां से। धन का सकेंद्रण ना रोकते हुए धन का विकेंद्रीकरण या संसाधनों का विकेंद्रीकरण, क्या ये संभव है? नहीं, सकेंद्रीकरण तो रोकना ही पड़ेगा ना, पर रोकने के तरीके क्या हो? जो कम्युनिस्ट लोगों का तरीका था वो ये था कि आप एक रातों रात संपत्ति को छीन लें और संपत्ति सरकार के हाथ में आ जाए। जो समाजवादियों ने, लोकतांत्रिक समाजवादियों ने कहा कि ये जो तरीका है सरकार के हाथ में सारी संपत्ति आ जाना, दरअसल समाज के हाथ में आना नहीं है, उसमें भी एक अलग तरह का केंद्रीयकरण है। और लोहिया ने खास तौर पे और जयप्रकाश ने कहा कि नहीं, हम राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते हैं और हम आर्थिक सत्ता का भी विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं, जिससे जो बड़े पूंजीवादी हैं उन पे बिल्कुल रोक लगे, उन पे टैक्स लगे, उन पे तमाम पाबंदियां लगें और उन पे मजबूरी भी लगे। लेकिन जिसके पास 1 एकड़ जमीन है उसकी 1 एकड़ जमीन आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अपने 2.5 एकड़ जमीन पे खेती कर रहा है क्योंकि सोवियत यूनियन में तो छीन ली गई थी ना सबकी जमीन, वो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक अलग तरह की विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, ये कल्पना थी उसके पीछे। ठीक है, मतलब सरकार के पास धन का सकेंद्रीकरण ना होते हुए कुछ और भी ऐसे मद खड़े कर दिए जाएं, कुछ गुट या क्षेत्र खड़े कर दिए जाएं जिनके पास धन का या फिर सत्ता का केंद्र बने। उसका एक साधारण तरीका हुआ करता था जिसको अब कोऑपरेटिव के नाम से बदनाम हो गया है मगर वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट तरीका था। पूंजी और सारी आर्थिक शक्ति कुछ चंद व्यक्तियों के हाथ में रहे या सरकार के हाथ में रहे, इसका एक तीसरा तरीका है। और तीसरा रास्ता था कि लोग मिलकर अपने समूह बनाए, जिसको कोऑपरेटिव कहा गया, उसी को ट्रस्ट कहा गया। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये वही हैं जिसको आज FBO कहा जाता है, फार्मर्स कोऑपरेटिव। ये सब वही तरीके हैं और मैं समझता हूँ इस पे हमने बहुत कम ध्यान दिया है, क्योंकि 21वीं सदी में अगर हमें वास्तव में ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ इतना शोषण ना हो, तो उसका तरीका सोवियत संघ वाला नहीं होगा। उसका तरीका यही होगा कि हम लोग समाज के हाथ में सत्ता दें, समाज अपने समूह को बना के, चाहे कोऑपरेटिव के माध्यम से हो, चाहे उसको किसी नए तरीके से आप बना लीजिए, मगर वही से जिसमें लोग मिलकर ओन करें, मिलके डिसीजन लें। एक किसान अपनी 1.5 एकड़ की जमीन पे खेती करने की बजाय 10 किसान मिलके चलाएंगे तो क्या बढ़िया काम करेंगे। बहुत बढ़िया। इसी से 2 सवाल जुड़ते जाएंगे और हम यहीं से समाजवाद में एंट्री करते चले जाएंगे।
यहां से थोड़ा पीछे चलते हुए मैं महात्मा गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का भी यहां जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें वो कहते हैं कि मैं उद्योग धंधों का विरोधी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि देश में काबिल लोगों के पास इस तरह की काबिलियत हो कि वो देश में नए उद्योग लगाएं, नवाचार को जगह दें, लेकिन अपने पास धन उतना ही रखें जितना आवश्यक हो, उसके अतिरिक्त धन को राष्ट्र निर्माण में दें। ये धारा जो ट्रस्टीशिप की धारा के नाम से जानी गई, और दूसरी धारा जिसे हम अभी कॉपरेटिव्स के माध्यम से या फिर सोशलिज्म के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इनमें कोई अंतर है? अंतर है, क्योंकि गांधी जी को लगता था, गांधी जी ने जिस स्वरूप में उसे व्यक्त किया वो ये था कि पूंजीपति तो रहें, लेकिन पूंजीपति स्वेच्छा से अपनी पूंजी का इस्तेमाल अपने लिए करने के बजाय समाज के लिए करें, है ना। ये उसके पीछे भाव थी। भाव ये था कि जो संपत्ति आपके पास है वो आपकी नहीं है ना, इसके पीछे भाव ये था। लेकिन उसका जो स्वरूप था वो ये कि आप खुद ही फैसला करके स्वेच्छा से कर दें। जो समाजवाद का विचार है वो उसको एक कदम आगे लेके जाता है, क्योंकि इसमें एक भोलापन है। और याद रखिए, गांधी जी ने स्वयं 1945 के बाद कहना शुरू किया कि जमींदार यदि स्वेच्छा से अपनी जमीन नहीं देते हैं तो उसको छीन लेना चाहिए। जो अंतिम 4-5 साल के गांधी हैं, बहुत रेडिकल गांधी हैं वो, है ना। तो गांधी ने सब खुद कहना शुरू किया था। गोदान आंदोलन जो विनोबा भावे, गांधी जी तमाम चीजें, देखिए गांधी जी काफी चीजें ये सोच के कहते थे कि इस वक्त मुझे अंग्रेजों से लड़ाई करनी है, इस वक्त मैं सारे मोर्चे नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन 1940-42 के बाद जब उन्हें स्पष्ट था कि अब ये मोर्चा फतह हो गया है, उसके बाद उन्होंने बाकी मोर्चे खोलने शुरू किए। और समाजवादियों का ये जो विचार था वो उसी विचार को एक कदम आगे लेके जा रहे हैं। वो ये कि भैया आप अपने आप खुद मान जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मानो तो सरकार है, कानून है, अगर आप नहीं करोगे। और सच्चाई ये है कि ये जो गांधी जी की बात की भावना थी, भावना ये थी कि जो संपत्ति आपके हाथ में है वो आपकी नहीं है, समाज की है। उस भावना को ठीक से व्यक्त करने का तरीका यही है कि चूंकि 100 में से 99 लोग उसका इस्तेमाल वैसा नहीं करेंगे जैसे गांधी जी करना चाहते थे, तो कानून के जरिए उनको मजबूर किया जाए कि वो चीजें शेयर करें। मैं इसी पर एक सवाल और लेना चाहूंगा सर। महात्मा गांधी जी का चूंकि जिक्र हुआ और आपने अभी थोड़ी देर में एक और पल इसमें ऐड किया कि अभी ये समय इस चीज का नहीं है, अभी मेरे सामने बड़े मुद्दे हैं। हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है और जो आज की राजनीति है उसमें इस शब्द के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, अक्सर वो राजनीति में बहुत प्रचलित शब्द है, वो है तुष्टीकरण, अंग्रेजी है अपीजमेंट। कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में उस समय की मांगों को इसलिए मान लिया था कि देश के लिए आवश्यक था अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होना। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तुष्टीकरण इसका नाम कैसे होगा? आप लड़ना चाहते हैं, आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं व्यापक से व्यापक एकता बनाऊं। और वो व्यापक एकता बनाने के लिए आपको अगर लगता है कि इस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम समाज उतना नहीं आ पाया है, तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आप किसी तरह से उसे जोड़ो। मैं किसान आंदोलन करता हूं। सेपरेट इलेक्टोरेट को उस समय पर महात्मा गांधी जी ने परमिशन दे दी। पार्लियामेंटो में जो गांधी जी ने परमिशन नहीं दी थी, 1906 में आ चुका था सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका कांग्रेस शुरुआत में विरोध कर रही थी। जब कांग्रेस विरोध कर रही थी, इसी मत पर कांग्रेस और इनके बीच में मत भिन्नता थी कि नहीं, हम मुस्लिम लीग के साथ जाकर खड़े नहीं होंगे क्योंकि वो सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमान को चुनेगा ये चाहते हैं। कांग्रेस ये नहीं चाहती थी, सब देश के लोग एक हैं, यही मानकर आगे बढ़ा जाए। शुरुआत में भिन्नता रही। 1916 के बाद का जब समय खलीफात आंदोलन की तरफ चलने लगा, खलीफा के विरोध में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिशर्स जब तुर्की ऑटोमन पर हावी होने लगे, तब यह माना गया कि चलो हम आपका सेपरेट इलेक्टोरेट स्वीकार लेते हैं, चलो अब एक होते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। तो गांधी जी ने जो तुर्की के खलीफा को रखना चाहिए और उसको क्यों उखाड़ रहे हैं, उसको एक मुद्दा बनाया। और उसकी एक सिंपल वजह थी, भाई आप गांधी जी को भूल जाइए, 1919 को भूल जाइए, मैं किसान आंदोलन करता हूं। मेरी क्या चिंता होती है कि अभी इसमें बड़े किसान तो आ गए, छोटा किसान अभी नहीं आया है, तो उनकी क्या क्या मांग शामिल होनी चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि नहीं। ये किसान आंदोलन की पक्ष की बात है या नहीं है? अगर मैं राष्ट्रीय आंदोलन चला रहा हूं अंग्रेजों के खिलाफ, तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि नहीं
कि मैं मुसलमान को भी जोड़ूं, दलित को भी जोड़ूं। अनटचेबिलिटी का सवाल गांधी क्यों उठा रहे हैं? सबसे पहले वो उठा रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के उठाने से पहले उठा रहे हैं, क्योंकि गांधी को लगता था कि ये समाज का वर्ग जो है, जब तक इसको हम साथ नहीं लेंगे तो हम कैसे राष्ट्रवाद खड़ा कर सकते हैं। तो ये इस विषय एक सच्चा से समय लेकर आऊंगा, एक सच्चा राष्ट्रवाद खड़ा करने के लिए गांधी जी आउट ऑफ द वे जाके हिंदू मुस्लिम एकता के तमाम प्रयास कर रहे हैं। और ये तो आजकल क्या हो गया, इतना झूठ का प्रचार हो रहा है, लोग भूल जाते हैं कि उसी गांधी में हिम्मत थी कि वो कोहाट के दंगों के समय अपने सबसे नजदीक के जो सहयोगी थे अली ब्रदर्स, उनका साथ छोड़ देते हैं उसी, क्योंकि गांधी ने कोहाट में जाके कहा कि मुसलमानों ने मारा है हिंदुओं को। अली ब्रदर्स ने कहा नहीं नहीं आप ऐसी बातें मत कीजिए। गांधी ने कहा नहीं, मैं तो पूरा सच बोलूंगा। पूरा सच बोलने का मादा जिसमें होता है उसके बारे में लोग बात तमाम तरह की चीजें कहते हैं। अधूरा सच उठाकर या फिर बीच के तथ्य उठाकर अपनी तरीके से प्रस्तुतिकरण करके इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का रिवाज इन दिनों काफी है, आजकल काफी चल निकला है। और मतलब गांधी जी के विषय पर, गांधी जी के बारे में तो दुष्प्रचार आजकल इतना चल गया। अगर इन लोगों को जो करते हैं, इनको अगर कहीं गांधी जी के पांव की धूल भी मिल जाती तो पता नहीं कैसे इंसान। मैं एक तथ्य अक्सर अपनी क्लासेस में बोलता हूँ, गांधी जी ने अपने जीवन में एकादश व्रत का पालन किया था, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। इन एकादश व्रत में यदि कोई व्यक्ति 11 दिन भी एक व्रत का भी पालन कर ले, चाहे वो सत्य का कर ले, चाहे वो अहिंसा का कर ले, तो भी वो ये समझ पाएगा कि महात्मा गांधी क्या थे। खैर वर्तमान में महात्मा गांधी, हमारा तो सौभाग्य है कि हम देखिए, बाकी तो सब कहने की बातें, मेरा भारत महान इत्यादि, ये तो दुनिया में मेरा तंजानिया महान, मेरा पाकिस्तान महान, मेरा नेपाल महान, हर कोई कर सकता है। लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान को महान होने की दो वजह हैं, केवल दो ये हैं। हम उस देश में हैं जहां बुद्ध पैदा हुए, हम उस देश में हैं जहां गांधी पैदा हुए। ले दे कि यही दो चीजें हिंदुस्तान के पास, और उसको छोटा करना, उस गांधी को जो कि आपको दुनिया में सबसे बड़ा बनाता है, उस गांधी को छोटा करना, इस देश को छोटा करना है। तो ये एक अपने आप में गांधी जी के ऊपर अपन कभी आप समय देंगे तो सत्र करेंगे सर। इसी से आगे बढ़ते हुए आज के समाजवाद पर हम एंट्री करते हैं। क्या आज के टाइम पर आपको कोई भी दल वाकई में समाजवादी लगता है? नहीं, क्योंकि वाकई समाजवादी दल वो होगा जो कि समता को, बराबरी को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य माने। अंततः समाजवाद क्या है? समाजवाद है कि अंतिम व्यक्ति के दुख का निवारण मेरी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। समाजवाद का मूल मंत्र है ना। तो समता मूलक, बराबरी बनाने वाला समाज कौन दल कर रहा है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। शब्द बोलते हैं कुछ लोग खुल के पूंजीपतियों की दलाली करते हैं, कुछ लोग थोड़ा बंद कमरों में करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं। लेकिन समाजवादी शब्द अपनी पार्टी के साथ या अपने साथ लगाने से कोई समाजवादी नहीं बन जाता। बहुत ठीक। इसी में आगे बढ़ते हैं सर। हाल ही के समय में आरएसएस की तरफ से एक शब्द निकल के आया था। शब्द क्या, एक स्टेटमेंट था कि चर्चा होनी चाहिए कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता शब्द की जगह मैं सेक्युलर वर्ड यूज करूंगा क्योंकि इसके फिर मायने बदलते हैं। सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये जो दो वर्ड प्रियम्बल में हैं, ये उस समय जोड़े गए जिस समय देश में इमरजेंसी थी। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा सर कि जब देश में ऑलरेडी, क्योंकि ये बहुत बार जब क्वेश्चन के आंसर भी बच्चे लिख रहे होते हैं या फिर डिबेट भी कहीं कर रहे होते हैं, तो ये बात बोली जाती है कि हमारे संविधान में ऑलरेडी आर्टिकल 38 है जो धर्म के सकेंद्रीकरण को रोकने की बात करता है। तो ऐसे में जब डीपीएसपी में ये चीज यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये दिया हुआ है, तो समाजवाद को उठाकर फ्रंट में लिखने की क्या आवश्यकता थी, नंबर 1। और प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म शब्द को या सेक्युलर शब्द को डालने की क्या आवश्यकता थी, जबकि हमारे संविधान में आर्टिकल 14, 15, 25 से लेकर 28 और आर्टिकल 44 ये स्थापित करते हैं कि देश हमारा सेक्युलर है। तो इन दो शब्दों को लाने की एक एज एन एकेडमिशियन आपको क्या जरूरत लगती है, कि क्या जरूरत रही होगी उस समय? एक चीजों को करें। पहले समाजवाद जी। सच ये है कि भारत का संविधान पहले दिन से समाजवादी संविधान है। ठीक। जिस संविधान में समता के मूल्य को स्थापित किया, जिस संविधान ने कहा छुआछूत को बंद किया जाए, जिस संविधान ने सामाजिक न्याय की व्यवस्था की, जिस संविधान ने सत्ता के केंद्रीयकरण को रोकने की बात की, वो संविधान और जो अवसरों की बराबरी, ये देखिए वो सेकुलरिज्म सोशलिज्म शब्द नहीं था तब, कौन कौन से शब्द थे? समता, अवसरों की बराबरी, सामाजिक आर्थिक तमाम चीजें थी। तो वो तो अपने आप समाजवादी हो ही गया, है ना। समाजवाद शब्द की क्या आवश्यकता थी?
मेरे को कोई विशेष आवश्यकता तब नहीं लगती थी। इमरजेंसी के दौरान किया गया था और उस बदनाम 42वें संशोधन के तहत किया गया था, जो कि भारत के संविधान को तोड़ मरोड़ने की दृष्टि से किया गया था। लेकिन दुनिया में हर खराब चीज करते वक्त आपको उसके पीछे उस पे एक अच्छी पन्नी चढ़ानी पड़ती है, सुंदर सी पैकेजिंग करनी पड़ती है। तो उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने अपने संविधान के साथ जो वो छेड़खानी कर रहे थे 42वें संशोधन के माध्यम से, वो करते वक्त उसको जो सुनहरी पन्नी चढ़ानी थी उसका नाम था कि चलिए हमने समाजवाद और सेकुलरिज्म शब्द डाल दिया ताकि कुछ इंटेलेक्चुअल लोग इसी भ्रम में रहें और असली चीज को भूल जाएं। तो ये बात बिल्कुल सच है। जो बाकी की कहानी है कोई नहीं बताता, और यही है इस देश का दुर्भाग्य है, अर्धसत्य बोलने की जो परंपरा पड़ गई है। सच ये है कि आज अगर इस देश में संविधान में सेकुलर और सोशलिज्म शब्द हैं तो उसके लिए जिम्मेवार हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और श्री आडवाणी। कैसे कि जो 42वें संशोधन में इमरजेंसी के बाद जो सब कुछ हुआ था, उसके बाद एक 44वां संशोधन आया जिसमें 42वें संशोधन के हर गलत काम को पलट दिया गया। लेकिन फैसला किया गया कि इन शब्दों को हम नहीं हटाएंगे। ये फैसला लेने वाली सरकार कौन थी? जनता पार्टी। उस सरकार के विदेश मंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके I&B मिनिस्टर कौन थे? माननीय आडवाणी जी। जनसंघ के लोग उसके अंदर थे। किसी जनसंघ के व्यक्ति ने तब अगर कहा हो कि सोशलिज्म शब्द हटा दीजिए तो आप मेरे को लाके दिखा दीजिए। तो भारत के संविधान में समाजवाद शब्द है, उसके लिए बीजेपी के जो प्रीडिसेसर हैं जनसंघ, वो उतनी ही जिम्मेवार है जितनी कि इंदिरा गांधी। पहली बात तो ये। दूसरा, ये लोग भूल जाते हैं इतना इतिहास की, मतलब वो दृष्टि हमारी विकृत हो गई है। सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में क्या लिखा था? संविधान में लिखा था भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा है गांधीवादी समाजवाद। ये बीजेपी का फाउंडिंग डॉक्यूमेंट था। बाद में उन्होंने 1985 में 2 बार चुनाव हारने के बाद बदल दिया। लेकिन जो बदलने के बाद क्या बचा है? आज अभी आप जो लोग देख रहे हैं इसको, अभी अपने व्हाट्सएप उस पे जाके ना, आप इंटरनेट पे जाके चेक कर लीजिए बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन। बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पे लिखा है, एक बात तो ये लिखी है कि हम समाजवाद, हमारी भारत के संविधान में आस्था है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता में आस्था है। बीजेपी वाले कहेंगे यार ये तो मजबूरी में हमें लिखना पड़ा क्योंकि ये तो कानूनी रिक्वायरमेंट है। मगर साहब आप तो 11 साल से राज कर रहे हो ना, कानूनी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं चेंज की? आज कहते हो इसके ऊपर बहस होगी। अरे सरकार आपकी है, कम से कम अपनी पार्टी के संविधान से तो हटा लेते आप। वो हिम्मत नहीं है, बाहर आके करेंगे बातें। तीसरी चीज, वो कहते हैं हम समता मूलक समाज में विश्वास करते हैं। ये तो कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है। समता मूलक समाज और समाजवाद में क्या अंतर है भैया? तो इसका मतलब है कि ये शुद्ध पोंगापंथी है, झूठ है इस बात को। और ये बिल्कुल मने उस तरह की चीजें की ये जो मान के चलना कि चाहे पब्लिक बेवकूफ है, चलो कुछ भी बोल दो, क्या होगा, अखबार तो हमारी जेब में है ही आजकल, अखबार कुछ चलाते रहेंगे, कुछ लोग बहस करते रहेंगे, कोई पलट के पूछेगा नहीं भैया तुम्हारी अपनी जेब के अंदर क्या है तो देख लो। क्या हम ये कह सकते हैं कि समाजवाद तो साथ में जोड़ दिया गया शब्द था, असल मुद्दा तो सेक्युलर था? अब आइए सेकुलरिज्म पे, है ना। और आपने अच्छा कहा, धर्मनिरपेक्षता हम शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं उस शब्द को पसंद नहीं करता। वो पंथ निरपेक्ष क्यों? हाँ, वो सर्वधर्म समभाव इस देश का वो है। सेकुलरिज्म शब्द विदेश से लिया गया है। इस शब्द का जो हमारे देश की परिस्थिति के लिए ये शब्द सबसे उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यूरोप की प्रॉब्लम दूसरी थी। वहाँ प्रॉब्लम थी कि राजा और चर्च, उनका संबंध क्या हो और क्या राजा चर्च से अलग हो। हमारी ये समस्या रही नहीं है। इस देश की समस्या हमेशा ये थी कि अलग अलग मतावलंबी इस देश में है। जैसे आजकल धर्म बोला जाता है, अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग आस्था है, और अलग अलग मतावलंबी एक साथ कैसे रहें, ये इस देश की पुरानी समस्या है। एग्जैक्टली यही समस्या अशोक की है। अशोक के शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? यही कि अलग अलग मतावलंबी, खुद बौद्धिस्ट हैं लेकिन वो अपना धर्म दूसरों पे लाद नहीं रहे हैं। राजा का धर्म था भाई, प्रचार कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि नहीं आपको नहीं, और जो आपसे असहमत हैं उनकी बात का सम्मान करेंगे। तो अशोक की यही समस्या है, अकबर भी एग्जैक्टली यही कर रहा है और नेहरू भी यही कर रहा है। तीनों की समस्या इस देश में एग्जैक्टली यही थी।
अलग अलग मतावलंबी हैं, मेरा अपना एक मत है, लेकिन मेरा मत इस देश का मत नहीं हो सकता। हम सब तमाम मत के लोग एक साथ मिल के रहें, एक न्यूनतम तरीके से हम इसका साथ दें। उस चीज़ को इस देश में सेकुलरिज्म शब्द दिया गया। शब्द बाहर से उधार लिया हुआ था, लेकिन उसकी मूल भावना बिल्कुल सही थी। मूल भावना ये थी कि ये देश किसी एक मत, पंथ, मजहब, रिलीजन के बोलबाले पर नहीं चल सकता। इस देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं हो सकता। इस देश में किसी एक रिलीजन को दूसरे के ऊपर नहीं किया जा सकता। किसी एक रिलीजन मानने वाले को दबाया नहीं जा सकता, और किसी को भी अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने से रोका या डिस्करेज नहीं किया जा सकता। ये मूल भावना थी जिसको भारत में सेकुलरिज्म नाम दिया गया। और ये देश का संविधान, जैसे सोशलिज्म के बारे में मैंने कहा, पहले दिन से इस देश का संविधान इस अर्थ में सेकुलर रहा है। हाँ, वो मूल अधिकार हैं हमारे। मूल अधिकार हैं, आपको हर चीज उसमें दी गई है। शब्द की क्या जरूरत थी फिर? इस शब्द की मैं फिर कहूंगा, कोई जरूरत उस वक्त नहीं थी। उस वक्त जैसा मैंने बताया, इंदिरा गांधी अपने बाकी चीजों को ढकने के लिए इन शब्दों को लेके आई। तो अगर कोई मुझसे सन 1974 में पूछता, मुझ जैसे व्यक्ति से, कि शब्द डाल दें, मैं कहता यार और कोई अच्छे काम नहीं है, कर लो ना, सचमुच कुछ काम कर लो, 2 शब्द डालने से क्या हो जाएगा। लेकिन आज उसे निकालने का दूसरा अर्थ है। उस वक्त डालने का अर्थ कुछ था नहीं, पर जब आपने 1978 में फैसला कर लिया इमरजेंसी के बाद कि नहीं, ये शब्द इनको बचा के रखने की जरूरत है, और उस पर पूरे देश की कंसेंसस है। आपको ध्यान होगा, जो 44वां संशोधन था वो सिर्फ जनता पार्टी के करने से नहीं हुआ था, उसको कांग्रेस ने भी सपोर्ट कर दिया था उस वक्त। तो पूरे देश की कंसेंसस से जब आपने फैसला किया कि हम इन 2 शब्दों को रखेंगे, चूंकि हमारे बाकी तमाम चेंजेस गलत थे लेकिन ये 2 शब्द ठीक थे, इसको हम बचा के रखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज भी उसी वक्त डाली गई थी, जिसको फिर बचा के रखा गया, उसको भी बचा के रखा गया था। तो हमने कुछ अच्छी चीजें बचा के रखी। आज उसे निकालने का क्या मतलब है वो मैं बता सकता हूं आपको। आज उसे निकालने का मतलब है एक सिग्नल करना कि अब इस देश के अंदर अडानी अंबानी की बात करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया, अब समाजवाद पहले हुआ करता था, अब तो संविधान से निकाल दिया ना, अब क्या बचा। तो जिसका मतलब है कि जो 1950 से अब तक जो इस देश का मूल समाजवादी चरित्र था संविधान का, उसको अब खारिज करने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए ऐतराज है। इसको लाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था, मगर हटाने के विरुद्ध हूं आज मैं। जब समाजवाद डले, आज हम बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ, लगभग उसको अब 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। 50 साल में हमारा देश शब्द डालने के बाद समाजवादी हो पाया? बिल्कुल नहीं हुआ। ओके। इस देश में तो बड़ी अच्छी क्या समाजवादी नहीं रहेगा? इस बात को हटाने का एक सिग्नल है। हर चीज का एक मतलब होता है उस वक्त। आप आज संयोग से काला कपड़ा पहन के आए हैं, आप ना भी पहन के आते होता, लेकिन अगर मैं नियम बना दूं कि आपको काली शर्ट उतारनी पड़ेगी, उसका दूसरा मतलब है। पहनने का मतलब कुछ नहीं है, उतरवाने का मतलब है। आज इस देश के संविधान से सोशलिज्म हमेशा पाखंड रहा है इस देश में। आज कोई सिर्फ एक की बात नहीं है, मतलब हमारी ऑडियंस के लिए भी आप इस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा। सर, मैंने कुछ डिबेट्स पढ़ी थी अंबेडकर साहब की। उन डिबेट्स में था कि जब उनसे कहा गया कि क्या हम ये शब्द इसमें एंटर करें, तब उन डिबेट्स में उनकी तरफ से राय थी कि नहीं, क्योंकि देश का भविष्य क्या होगा ये हम अभी से नहीं बता सकते। हो सकता है आने वाला समय समाजवाद को चुनता है, पूंजीवाद को चुनता है, किसी और विचारधारा को चुनता है, ये हम उन पर थोप कर नहीं जा सकते। देखिए, नेहरू, अंबेडकर दोनों किसी ना किसी तरह के समाजवादी विचार में विश्वास करते थे। दोनों कट्टर सेकुलर थे, आज की भाषा में कहा जाए तो दोनों ने सोच समझ के फैसला किया कि ये शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे भी घोषणा कम करनी चाहिए, लेबल कम इस्तेमाल करने चाहिए। हमारे संविधान में डेमोक्रेटिक लिखा है, क्या हम पूरे डेमोक्रेटिक हो पाए? रिपब्लिकन लिखा है, क्या हम कायदे से रिपब्लिकन हैं? सॉवरेन, अब देखिए ट्रंप के साथ क्या हमारी हालत है, काहे कि सॉवरेन हम अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये तो शब्द होते हैं एक तरह के लैंप पोस्ट, वो आपको एक दूर से इशारा करते हैं कि उस तरफ जाना है। आप वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि आपको उस तरफ, ये जो समुद्र में लगे होते हैं ना लाइट के वो
लाइट हाउस, प्रकाश लाइट हाउस होते हैं, उस तरह की चीज़ें वो आपको इशारा करते हैं। तो फिर मैं यही कहूँगा कि अगर मुझसे कोई कहता इन शब्दों को डालना जरूरी था, मैं कहता कतई नहीं। अगर मुझसे कोई आज पूछे कि आज निकाल दें तो कोई हर्ज नहीं है, मैं कहूँ आज बहुत हर्ज है। समाजवाद में तो खैर कोई लंबा चौड़ा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि ये तो वैसे भी काफ़ी पाखंडी रहा है, और निकालने का केवल एक मतलब इस देश में होगा कि नीचे तक सिग्नल जाएगा कि भैया अब खुल के पूंजी, वैसे भी ये देश पूंजीवादी रहा है, अब एक तरह का नग्न पूंजीवाद करने का इशारा जाएगा। सेकुलरिज्म शब्द हटाने का इशारा और भी बुरा होगा आज की तारीख में। उसका मतलब ये होगा कि देखो अब तक तो सेकुलर था देश, अब कोई जरूरत नहीं है, अब तो आप किसी भी रेडी वाले को कह सकते हो कि इस तुम्हारा नाम क्या है, चलो यहाँ से भागो। तो इस देश में अनौपचारिक रूप से जो पिछले 4-5 साल में हो गया है कि मुसलमान को एक सेकंड रेट सिटीजन बना दिया गया है, उस पर औपचारिक मोहर लग जाएगी, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। इस शब्द से कोई आग्रह नहीं, हटने से मोहर हो जाएगी, जबकि संविधान तब भी अपना काम करता रहेगा। जो संविधान में लिखी हुई चीजें हैं, अगर संविधान की प्रस्तावना में से कुछ शब्द हटते हैं तो फिर ये कोर्ट्स को भी इशारा होता है। ये सब सिर्फ साधारण व्यक्ति को नहीं, कोर्ट को इशारा होता है कि अब देखिए अब दिशा बदल गई है, अब आप आर्टिकल 27-28 को एक नई रोशनी में पढ़िए, वो शुरू हो जाएगा, उसकी मुझे चिंता है। ठीक है सर, जब हम पूंजीवाद की बात करते हैं अक्सर एक डिबेट छिड़ती है अपोजिशन की तरफ से, सत्ता पक्ष, तब सब लोग इसी चीज को लेकर, कोई टेम्पो भर के पैसे की बात करता है तो कोई अंबानी अडानी को टारगेट करता है। मेरा सवाल ये है सर कि जब हम इस विषय पर बहस में उतरते हैं तो इनमें से एक भी पूंजीवादी इस 11 साल में नहीं पनपा, ये तर्क होता है। समझा नहीं, मतलब नया स्थापित नहीं हुआ, ये पूर्व स्थापित हैं। अंबानी अडानी भी इस 2014 के बाद की जो शासन व्यवस्था आई, एनडीए की जो शासन व्यवस्था आई, इससे पहले से ये लोग चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी संपत्ति आप चेक कर लीजिएगा। जिस दिन इस देश में लॉकडाउन लगा उस दिन अडानी की प्रॉपर्टी क्या थी? फॉर्चुनेटली फोर्ब्स मैगजीन है जो कि हर रोज इस दुनिया के टॉप 100 लोगों की संपत्ति, जो एक नंबर की संपत्ति है, उसका ब्यौरा देती है। आप चेक कर लीजिए। जहां तक मुझे ध्यान है उस दिन अडानी जी की टोटल संपत्ति थी 66,000 करोड़ रुपया। डॉलर को आप ट्रांसलेट कर दें तो वो थी। और 20 महीने के बाद ये जो सारा खुलासा हुआ, उससे पहले उनकी प्रॉपर्टी 12 लाख करोड़ हो गई थी। 2 साल में एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी 66,000 करोड़ से 12 लाख करोड़ हो गई। वो उस वक्त जब इस देश का हर व्यक्ति का घर खाली हो रहा था, हर एक की प्रॉपर्टी कम हो रही थी। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? इसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। मैं सरकार का प्रवक्ता बन के नहीं, मैं आपके सामने एक शब्द रखता हूं, और वो ये है, उस दौर में, कोरोना काल में, दुनिया भर में ऐसी बहुत सी कंपनियां थी जिन्होंने अपने वैल्यूएशंस मल्टीपल्स में पहुंचा दिए थे। जूम उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जूम उससे पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद उसकी वैल्यूएशन मतलब हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में पहुंच गई थी। देश में भी एक कंपनी थी बायजूस, जो एडटेक की बहुत बड़ी कंपनी बनी, लगभग $20 बिलियन तक उसकी वैल्यूएशन मार्केट में चली गई थी। क्या हम ये नहीं कह सकते कि हो सकता है कि उस समय पर उस कंपनी ने ऐसा कोई काम किया हो जो उस समय की नीड बनी हो? बहुत अच्छे आपने उदाहरण दिए हैं, बहुत ही मैं प्रसन्न हूं। और बिल्कुल काउंटर आर्ग्यूमेंट तो होना चाहिए, नहीं तो सच कैसे आएगा अगर आप मेरी बात का काउंटर आर्ग्यूमेंट ना देंगे तो। जूम ने एक ऐसा काम किया जो कि कोरोना काल में सारी दुनिया की जरूरत थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी, इतनी कितनी बढ़ी, क्यों बढ़ी, वो सब अलग बात है। लेकिन आप कह सकते हैं ये कंपनी ने, ये जरूरत थी, मार्केट थी, उसने मार्केट का फायदा उठाया, उसने एक माल बेचा कर दिया। ये जो दूसरा उदाहरण आपने बायजू का दिया, लोग घरों के अंदर बंद थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी चल नहीं सकते थे, फायदा उठा के उसने किया। अडानी जी ने क्या माल बेचा, आप बताना जरा मेरे को। नहीं, ये तो आप ही बताओ। अरे बताओ, वैल्यूएशन की बात। अब मैंने वैल्यूएशन का तर्क कुछ आओ ना, आप बताओ क्या माल बेचा उन्होंने। मैं इस तर्क में ये ऐड कर सकता हूं, आप भी जानते हैं ना सच। हाँ, अडानी जी बेच के नहीं, खरीद के अमीर हुए हैं। दुनिया में सारे लोग, दुनिया के सारे पूंजीपति बेच के अमीर होते हैं। मैंने कोई माल बनाया, माल की जरूरत थी किसी, मैंने अच्छा, या तो बहुत अच्छा माल बनाया, या आपके आड़े वक्त पे आपको मैंने माल दिया, मैंने पैसा कमाया। अडानी जी कैसे बड़े बने हैं? अब आप बात कर रहे हैं तो खुलासा हो ही जाए ना इस बात पे। कि मुंबई का एयरपोर्ट कैसे गया।
मुंबई का एयरपोर्ट किसका हुआ करता था? ये जो कंपनी, DGR कौन सी कंपनी है, रेड्डीज वाली जो कंपनी है हैदराबाद की, उसका था। अडानी जी को पसंद आ गया एयरपोर्ट। अडानी जी ने, सब मैं बिल्कुल पब्लिक इंफॉर्मेशन, मेरे को कोई खुफिया इंफॉर्मेशन नहीं है। अडानी जी ने उनको ऑफर दिया कि आपका ये एयरपोर्ट मेरे को बेच दो। उन्होंने कहा भाई मैंने अभी तो बोली लेके लिया है, मैं कैसे बेच दूं? फिर अगले सप्ताह कुछ बड़ी विचित्र चीजें हुई। उनकी कंपनी के ऊपर छापा पड़ गया, ईडी पहुंच गई, IT पहुंच गया, सब कुछ हो गया। और उन्होंने ये AGDR शायद कंपनी का नाम हम है, देख है ना? लेंगे, वो एक बार वो देख लेना कौन सी कंपनी है वो। और उसने 1 हफ्ते महीने में हाथ जोड़ लिए, कहिए भैया जितने में खरीदना है बता दो। फिर उन्होंने एयरपोर्ट अडानी जी को बेच दिया। उसके बाद ईडी का खेल खत्म हो गया, IT को भी उनके कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ ठीक हो गया। ये प्रयोग तो राजनीति में भी महाराष्ट्र में हुआ है। जी जी, ये बात अभी फिलहाल हम अडानी पे रहे, फिलहाल अडानी पे रहे, अडानी को छोड़े ना, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है अडानी का सवाल। अब आप बताइए इसका राजनीति, इसका क्या बिजनेस एक्यूमेंट से संबंध है, बिजनेस या इसका सीधे सीधे राजनीति से संबंध है ना? ये अगर राजनीति नहीं है, आप सीधा, मैं कहता हूं भैया मेरी आपकी कोठी अच्छी लग रही है, जरा दे दो मेरे को। आप कहते हो नहीं जी मैं काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। अगले दिन पुलिस आपके यहाँ पहुंच जाती है, चौथे दिन आप मेरे हाथ जोड़ लेते हो, भाई साहब कितने में खरीदोगे? मैं बताता हूँ, अब मैं तय करूंगा तुम्हारी कोठी कितने में मिलेगी मुझे, और मैं खरीदता हूँ। तो आप पूछोगे नहीं पुलिस किसके साथ थी जी, किसके इशारे पे पुलिस आई थी? अगर ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है तो क्या है क्रोनी कैपिटलिज्म? आप मुझे बताइए, इस कोरोना काल में अडानी जी ने कौन सी कोरोना की दवाई बनाई जो कि सारी दुनिया ने खरीद ली? उन्होंने कैसी जूम जैसी कोई नई फैसिलिटी क्रिएट की जिसकी कोरोना में आवश्यकता थी? क्या बेचा अडानी जी ने इस देश को? आप मुझे गिना तो दीजिए, कोई तो गिना दे मुझे। आप ये तो मुझे कोई बता दे कि अडानी जी ने इस देश में जनता के लिए क्या प्रोडक्ट बनाया। अंबानी ने तो एक प्रोडक्ट बनाया है, जनता जानती है क्या बेच के किया है, उसके भी तमाम खेल हैं, लेकिन कम से कम ये तो है कि कोई चीज बेच के कर रहा है। अडानी जी ने क्या बनाया इस देश के लिए जिससे इन महीनों में 66,000 करोड़ से 12 लाख करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी, आपकी वेल्थ बन जाती है? ये तो फॉर्मूला पूरे देश को बता देना। जो बेचारा 66,000 रुपए लेके बैठा है वो भी कल्पना करता है कि एक दिन 12 लाख। में अगर मैं आंसर करता हूं, मैं पहले केवल इसलिए आंसर कर रहा हूं क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन कैसे चलता है, ये बात पीछे की जो आप बता रहे हैं ये आपके माध्यम से जनता को पता चले। लेकिन मैं वो भी तर्क देना चाहूंगा कि जब आप किसी कंपनी के द्वारा कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल करते हैं कि भाई कल को हमने ये पोर्ट हासिल कर लिया, ये एयरपोर्ट हमारा हो गया, हमने विलमार का अधिग्रहण कर लिया, हमने ये सीमेंट पकड़ ली, हमने ये सब पकड़ लिया, तो न्यूज बनती है कि कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है। वैल्यूएशन इन दिस मार्केट के फेथ कंपनी में बढ़ रहा है। आप बिल्कुल ठीक बात बता रहे हैं। कंपनी, तो यही तो मैं भी कह रहा था कि बेच के नहीं खरीद के बड़े हुए हैं। खरीदा किस तरीके से उसका मैंने आपको उदाहरण दे दिया। अब आप देख लीजिए कैसे बड़े हो रहे हैं, किसके आशीर्वाद से बड़े हो रहे हैं। वैल्यूएशन तो होगा साहब। अगर मैं आपकी कोठी ऐसे ले लूंगा, आपकी 1.5 करोड़ की कोठी में 10 लाख में ले लूंगा, तो मेरा वैल्यूएशन तो 1.5 करोड़ का होगा ना। आपकी जेब में 10 लाख जाएगा, तो वैल्यूएशन कैसे बढ़ा है सारी। और एक भी तथ्य जो मैंने बताया है, इसमें कोई भी अगर छुपा हुआ खुफिया तथ्य हो, गलत बात हो, तो आप बताइए। सत्य बोलने की इतनी तो जिम्मेवारी होनी चाहिए ना कि जो आज हमें पता है, जो सारी दुनिया को पता है, ये हमें बोलने का हमें साहस हो। ऐसा हाँ कि ईडी की वजह से वो बेचा गया, मतलब ये तथ्य मेरी जानकारी में नहीं है। ईडी की उन पे रेड हुई कि नहीं, इनकम टैक्स की रेड हुई कि नहीं, सब कुछ हुआ है, सारी अखबारों के फ्रंट पेज पे छपी हुई चीजें हैं। हाँ, ये आपको पता कभी नहीं लगेगा कि उसके बाद फोन पे उनकी क्या बात हुई। फोन वाली बात में उन्होंने मेरे को भी शामिल नहीं किया, इतना मैं भी मानता हूं। तो ऐसे में सर अब एक लाइन और ऐड करते हैं, जब हम क्रॉनिक कैपिटलिज्म पर आ ही गए हैं, तो क्या ट्रू सेंस में देश में राजनीति बची है, लोकतंत्र बचा है? क्योंकि सवाल में आपने जवाब जब दिया क्रॉनिक कैपिटलिज्म का, क्योंकि थोड़े दिन पहले फंडिंग पार्टीज का बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया था कि पार्टीज को जो फंड दिए जा रहे थे, देश की राजनीति में लोकसभा चुनाव के समय काफी चर्चा का विषय रहा। एक वो गजल है ना, किसी का नाम लो बेनाम अफसाने बहुत से हैं। ये जो फंडिंग की चर्चा नहीं हो रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की चर्चा हो रही थी, और बीजेपी को कौन कौन सी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड दे रही थी उसकी चर्चा हो रही थी। फार्मास्यूटिकल कंपनियां बीजेपी को कितना पैसा दे रही थी उसकी चर्चा हो रही थी। जो सत्ता में है उसके पास सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड थे, इसकी चर्चा हो रही थी जी। और जो सत्ता में थे उन्होंने ये स्कीम भी बनाई थी, कोई संयोग नहीं है, है ना। ये फ्रॉड था,
है ना। आज इसको, और सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्चुनेटली इस फ्रॉड को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये तो तुम फ्रॉड कर रहे हो, है ना। तो इसलिए आप और मैं इसके बारे में बात कर सकते हैं। नहीं होता तो आप भी बड़े भोलेपन से कहते पता नहीं कुछ पैसा आ रहा है, देखिए ऐसा तो होता है इत्यादि। अब इतने भोले हम न बने, हम भी जानते हैं कि क्या हुआ था, है ना। तो बेनाम अफसाने ना कहें, जिस अफसानों का नाम हो उसमें नाम तो लें। क्योंकि आजकल इस देश में एक और परंपरा हो गई है कि अगर कोई मुसलमान गुंडाई कर देता है तो उसका फ्रंट पेज पे नाम छपता है, और कोई हिंदू करता है तो कहते हैं कि अपराधी ने काम किया, है ना। वो मेरे को बड़ा प्रैक्टिसेस हैं सर। पहले ऐसे होता था कि कोई मुसलमान अपराध कर देता था तो ये लिखा आता था समुदाय विशेष, मुसलमान नहीं लिखा आता था। ये पहले की प्रैक्टिसेस हैं जी। मगर उसमें ऐसा नहीं था कि हिंदुओं का सिर्फ नाम दिया जाता, तो दोनों का समुदाय विशेष लिखा जाता था। मैं भी उसी समाज में बड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं होता था इस देश में। ये जो आजकल हमने बना लिया है ना, देखिए फिर वापस उसी पे जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। जन्म के संयोग से हम अपने विचार को अगर पूरी तरह से अधिग्रहित होने देते हैं तो फिर हम इंसान नहीं, हम जानवर वाला काम कर रहे हैं, है ना। मैं भी उसी देश में बड़ा हुआ हूँ। ये जो आज बन गया है कि हाय पिछले 70 साल से हिंदुओं के साथ कैसी इस देश में अत्याचार हुए, उसी देश में मैं पला हूँ। मैं भी किसी एक हिंदू घर के अंदर ही पला था भाई। वो अत्याचार मुझे तो दिखाई नहीं दिया। ये जो आजकल अचानक की जो मानसिकता बना ली गई है, ये मानसिकता इस देश को डुबा देगी, हिंदू समाज को करप्ट कर देगी, और इस मानसिकता से जितना हम जल्दी बाहर निकलें वो देश के लिए श्रेयस्कर है। पूरा देश ये मान के चले कि हमारे को पता नहीं हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहा था, और ये करते हुए खुद अत्याचार करे दूसरों पे, जो इजराइल काम कर रहा है। ज्यूज के साथ कितना बुरा हुआ जर्मनी में, और आज क्या कर रहे हैं, जो उनके साथ हुआ था वो किसी दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, है ना। क्या हम भी यही करना चाहते हैं, है ना। मुगलों के समय मेरे साथ क्या हुआ था कि नहीं भगवान जाने, पर आज जो तुम कर रहे हो वो तो मुझे पता है क्या कर रहे हो। इस मन स्थिति से हम बाहर निकलें तो अच्छा होगा, श्रेयस्कर होगा, एक बेहतर क्रॉनिक कैपिटलिज्म पर आइए। हाँ, आपका सवाल था कि क्या राजनीति बची है, लोकतंत्र बचा है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि आज भारत को डेमोक्रेसी नहीं कहना चाहिए। एक टेक्निकल वर्ड पॉलिटिकल साइंस का है, कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म। जिस देश में अधिनायकवादी राज है, लेकिन जहां पॉलिटिकल कंपटीशन अभी जीरो नहीं हुआ है, वहां रूलिंग पार्टी को हराना कठिन है। लोकप्रियता की वजह से नहीं, व्यवस्था की वजह से। सारा सिस्टम ऐसा बन गया है कि रूलिंग पार्टी मोटे तौर पे जीता करेगी, लेकिन असंभव नहीं है उनको हराना। अभी भारत से दूर चलिए, तुर्की में एर्दोगन राज कर रहे हैं, और बिल्कुल वही जो मोदी जी वाले फॉर्मूले, एग्जैक्टली वो सब फॉर्मूले एर्दोगन इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी के ज्यादातर फॉर्मूले बिल्कुल स्टैंडर्ड हैं, वो फॉर्मूला ट्रंप वही इस्तेमाल करता है। तो उस एर्दोगन, सारा सिस्टम ऐसा है कि एर्दोगन चुनाव जीतते हैं, मगर लोग वोट डालते हैं और एक आधी बार वो हारे भी हैं। तो वहां कंपटीशन बचा है, कंपटीशन जीरो नहीं है, लेकिन कंपटीशन फेयर भी नहीं है। इसको पॉलिटिकल साइंस में आजकल कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म। भारत कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म का बिल्कुल टेक्स्ट बुक मॉडल है इस वक्त। कहने को हम चर्चा भी कर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री के बारे में बोल भी रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि आपकी एक मर्यादा है। उस मर्यादा को जिस दिन क्रॉस किया, आपकी यूट्यूब यूं गायब हो जाएगी, और आप ये बात चला भी पाएंगे अपने पॉडकास्ट के ऊपर, मैं जानता नहीं चलेगी सर, ये बात तो चलेगी। हाँ। हर कोई इस देश में जानता है कि क्या होगा, अचानक यूं गायब हो जाएंगे आप, तो आपको भी मर्यादा पता है। कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म में बिल्कुल यही होता है, क्लासिक है। अभी ऑटोक्रेसी नहीं है, जो पुतिन ने रशिया में किया है वो ऑटोक्रेसी है, वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, जिसमें इलेक्शन का सिर्फ ड्रामा होता है, टोटल ऑटोक्रेसी है। बेलारूस भी ऐसे ही करता है। लेकिन हम जो हैं, हम कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म में, तो भारत को इस वक्त, आज की भारतीय व्यवस्था को लोकतंत्र कहना बिल्कुल गलत होगा। ये कोई लोकतंत्र है जिस तरह की चीजें इस देश में हो रही हैं, जुडिशरी जिस तरह के दबाव में काम कर रही है, पूरा मीडिया जिस तरह के गुणगान में लगा है। मैं इमरजेंसी में था, मैं 13-14 साल का था, इतना बड़ा नहीं था कि कुछ कर सकूं, इतना छोटा भी नहीं था कि अखबार ना पढ़ सकूं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी सुर में गाया करते थे। बस एक फर्क था कि वहां वो केवल इंदिरा गांधी की चापलूसी किया करते थे, कम से कम विपक्ष के ऊपर भेड़िए की तरह नहीं घूमते थे। अब हमारा मीडिया ये काम भी कर रहा है, तो इसे आप डेमोक्रेसी बोलते हो? विपक्ष के ऊपर मीडिया नहीं कूदा करता था आप। उस जमाने में भेड़िए की तरह
तब काम कहते हैं नहीं सत्ता करता। पक्ष कूदा करता था। सत्ता पक्ष तो विपक्ष का हमेशा ही विरोध करता है। इंदिरा गांधी ने उठा के अपने सारे विपक्षियों को जेल में डाल दिया था। लेकिन अब क्या हो गया है कि देखिए 21वीं सदी एक स्मार्ट सेंचुरी है, हमारे फोन भी स्मार्ट हैं, हमारे डिक्टेटर भी स्मार्ट हैं। तो 21वीं सदी का कोई डिक्टेटर ये नहीं करता कि यूनिफॉर्म पहन के आ जाए और कहे कि कल से सेंसरशिप होगी और ये होगा वो होगा। नहीं, 21वीं सदी का डिक्टेटरशिप कहता है जनता जनार्दन महान है, और उससे अगले दिन उस जनता के अधिकार काट देता है। फिर कहता है संविधान को सर से लगाता है और कहता है कि इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। स्मार्ट है, हर कोई स्मार्ट है। वही इस वक्त हमारे देश में हो रहा है। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी, बस इतना जरूर है कि डेमोक्रेसी का नाम बचा है, और वो नाम बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी बहाने मेरे जैसे लोग कुछ बोल पाते हैं। ठीक है सर, चूंकि डिटेल में हम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और समय की आपके पास अल्पता होगी, मैं एक बड़े मुद्दे पर आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूँगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चूंकि वो अभी इस समय बिहार के अंदर बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मैंने आपके कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े और उसमें मैंने देखा कि आपने एक एक करके सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला है कि कैसे चुनाव आयोग बिहार इलेक्शन को महाराष्ट्र मॉडल पर, जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि अचानक वोटर लिस्ट में कुछ लोगों के नाम जुड़ जाते हैं, अचानक संख्या बढ़ जाती है, कुछ वैसा बिहार में करने का प्रयोग चल रहा है। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, मैं समझा देता हूं। प्लीज, ये समझाने की जरूरत है। ठीक है, इस देश की वोटर लिस्ट में तमाम खामियां हैं। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, 10 लोगों में से 1-2 लोग बता देंगे यार मेरी जगह किसी औरत की फोटो चिपकी हुई है, मेरा नाम ही बदल दिया। तो वोटर लिस्ट में खामियां हैं, उसमें सुधार की जरूरत है। वोटर लिस्ट में सुधार की 2-3 प्रक्रियाएं देश में हैं। एक है सतत प्रक्रिया। किसी भी दिन आप चाहें, आप इस वक्त केरला में बैठे हैं, चुनाव अगले साल हैं, महाराष्ट्र में चुनाव 4 साल बाद है, आप जाके अपना नाम आज भी अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। ये सतत प्रक्रिया है। लेकिन एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसको समरी रिवीजन बोला जाता है। वो हर साल में एक बार होती है, और कानूनन ये नियम है कि किसी भी राज्य में चुनाव से पहले या देश में चुनाव से 1 वर्ष पहले के अरसे में ये विशेष रिवीजन होना चाहिए। समरी रिवीजन बोला जाता है, जिसके अंदर घर घर जाके चेक किया जाता है कितने लोग हैं, किसी की डेथ तो नहीं हो गई है कि नहीं है, इत्यादि ये होता है। ठीक है। और इसकी जरूरत थी। बिहार में चुनाव अभी आने वाला है, बिहार में चुनाव से पहले इसकी आवश्यकता थी और ये हो चुका है। ओके। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बिहार में ये हुआ समरी रिवीजन। छोटा मोटा नहीं, 6 लाख नए नाम जुड़े हैं, कोई 60-70 हजार नाम कटे हैं, जो सामान्यतः होना चाहिए। और जनवरी में उसकी लिस्ट छप गई है, और उसके बाद वो अंतिम नहीं है, उसके बाद भी रिवीजन जारी है। ठीक है, ये सामान्य प्रक्रिया है। तो जो किसी के मन में अगर ये विचार हो कि भाई वोटर लिस्ट में तो गड़बड़ है, ठीक तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और प्रक्रिया चल रही है। ट्रू। महाराष्ट्र के चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में विपक्ष ने आरोप लगाया, चुनाव आयोग चिंतित था, तो चुनाव आयोग कह सकता था कि देखिए हमने दिसंबर में कर लिया था, लेकिन हम ऐसा करेंगे, इस प्रक्रिया को एक बार और दोहरा देते हैं। उनके पास अधिकार है, एक और समरी रिवीजन करवा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर चुनाव आयोग ने एक अभूतपूर्व काम किया है, ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार लिख लिख के परेशान हो गया हूं, और अगर आप जैसे टीचर को मैं नहीं समझा पाया, तब तो मैं दुनिया में किसी को नहीं समझा पाऊंगा। ये वोटर लिस्ट में संशोधन नहीं हो रहा है इस वक्त बिहार में। रिवीजन शब्द भ्रामक है। नए सिरे से कोरे कागज पर वोटर लिस्ट लिखी जा रही है। समझिए इस बात को जी, फ्रेश राइटिंग। रिवीजन में होता है कि आपका नाम है, अगर कटेगा नहीं तो आपका नाम बचा रहेगा, मैं आके चेक करूंगा, ठीक है ये सब लोग हैं, जिसका काटना है काट दिया, लेकिन आपका अगर कटा नहीं तो आपका नाम बना हुआ है। अब क्या हुआ है, एक अभूतपूर्व फैसला हुआ है कि कोरा पन्ना है, अगर आपने एप्लीकेशन देकर अपना नाम नहीं डलवाया तो आपका नाम आएगा नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड। नंबर 1 तो एक तो फ्रेश कोरे पन्ने पे लिखी जा रही है। चुनाव आयोग ऐसा कह रहा है कि 2003 में हमने ऐसा किया था, पर एक्चुअली हुआ नहीं था। मैंने सारे कागज देख लिए हैं। 2003 में पहली बार वो प्रिंट आउट लेके गए थे और उसके पास एक्चुअल नाम थे। वहां जाके उन्होंने घर घर चेक किया था कि नाम की स्पेलिंग, क्योंकि कंप्यूटराइज रोल्स बन रहे थे। तो वहां एक इंटेंसिव रिवीजन हुआ था एग्जिस्टिंग लिस्ट का।
आज जो हो रहा है कोरे पन्ने पर नई लिस्ट बन रही है, इसका 2003 से कोई संबंध नहीं है। नंबर एक तो रिवीजन शब्द ही भ्रामक है, रिवीजन है नहीं। नंबर दो, आज तक भारत में इलेक्टोरल रोल में एनरोलमेंट होता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अमेरिका में रजिस्ट्रेशन होता है। अमेरिका का सिस्टम ये है कि अगर आपने जाके अपना नाम दफ्तर में नहीं डलवाया तो आपका वोट नहीं बनेगा, खत्म बात। ब्रिटिश सिस्टम और इंडिया का सिस्टम ये था कि सरकारी अफसरों की इलेक्शन चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि आपके घर में जाके आपका नाम लिखे। पहली बार इस देश के इतिहास में ओनस ट्रांसफर हो रहा है कि आप अपना नाम लिखवाइए, तब होगा, नहीं तो नहीं। 8 के 8 करोड़ लोगों को बिहार में देना पड़ेगा। जो व्यक्ति, जो 85 साल की महिला जो पिछले 50 साल से या 60 साल से वोट दे रही है, अगर उसने अपनी एप्लीकेशन नहीं दी तो उसका नाम उड़ जाएगा। तो ओनस ट्रांसफर हो रहा है। और तीसरी चीज, पहली बार सबूत मांगे जा रहे हैं, सर्टिफिकेट्स मांगे जा रहे हैं लोगों से कि आप साबित करो कि आपके पास इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट है। बस एक छूट दी गई है कि अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में था, 2003 में क्या विशेषता है भगवान जाने, 2003 की लिस्ट में अगर नाम था, यानी कि 40 साल से ऊपर आपकी उम्र है, तो आप सिर्फ 2003 की लिस्ट का जीरोक्स पेज दे दीजिए, आपको और सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। बाकी सबको साबित करना पड़ेगा, 11 में से एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सर, जो ऑडियंस इस बात से अवगत नहीं है, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं इस विषय का। बिल्कुल बताइए, जानना जरूरी है। बिहार में इन दिनों इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम से कहा है कि 2003 में हमने एक लिस्ट बनाई थी, अगर आप उस लिस्ट में नहीं थे, क्योंकि 2003 में वो लोग जो 1987 में पैदा हुए थे वो वोट देने की स्थिति में नहीं होंगे, अब ऐसा चुनाव आयोग का मानना है। स्थिति ऐसे है कि 2003 से 2025 में अब आप हैं, वो लिस्ट जो 2003 की है वो 2025 में देखिए, अगर आपका नाम उसमें है वेरीफाई करवा लीजिए, अगर आपका नाम उसमें नहीं है तो फिर आपके लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं। कहा गया है 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 इसलिए ताकि 21 वर्ष तक की आपकी आयु को कंसीडर किया जाए। इस बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप चुनाव आयोग को जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, स्थायी निवास, वन अधिकार, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी और ये कुछ और तो लिखा था, मैं 11 है, कुछ रजिस्टर, आपने महत्वपूर्ण बता दिया। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपकी पहचान, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाकर चुनाव आयोग को दिखा सकते हैं और वहां से फिर आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। आपत्ति जिस बात पर हो रही है वो ये है कि इसमें आधार कार्ड और चुनाव आयोग के द्वारा बनाया गया खुद का ही मतदाता पहचान पत्र इन डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा गया है। अगर ऐसा है तो 2003 से 2025 के बीच में जितने भी इलेक्शन हुए, क्या वो फ्रॉड थे? फिर चाहे पिछले ही साल हुआ लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो, क्योंकि उसमें भी उन्हीं मतदाता पहचान पत्रों से वोट डाला गया था। इसी पर सारी बहस है और इसी के ऊपर फिलहाल आज हमारी चर्चा चल रही है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मेरे को आपत्ति केवल उस पे नहीं, मेरे को 3 आपत्तियां हैं। पहला, आप कोरे कागज पे क्यों लिख रहे हो? क्योंकि 2003 में चुनाव आयोग ने फैसला लिया था कि ये कोरे कागज पे लिखने वाली परंपरा गलत थी। उसमें क्या होता था, जैसा आप जानते हैं, पुरानी कुछ गलतियां खत्म हो जाती थी, नई गलतियां इंसर्ट हो जाती थी। तो चुनाव आयोग ने फैसला लिया था प्रिंसिपल, तो उस फैसले को बदलने की क्या जरूरत थी, आप मुझे बताइए। नंबर 2 कि ओनस सिटीजन पे कैसे डाला जा सकता है? ओनस उसे कैसे कह सकते हैं कि आओ रजिस्टर करो, तुम करो, ये भाई, ये इस देश की बिल्कुल भी नियम नहीं था। और तीसरा कि ये जो आप सर्टिफिकेट मांग रहे हो, ये सर्टिफिकेट किस आधार पे मांग रहे हो आप, है ना? और किस तरह के सर्टिफिकेट मांग रहे हो? देखिए, चुनाव आयोग है, आप अगर आप आए यहाँ पे, मैं आपसे कहूँ कि मेरे घर आ जाइए आप, और कहूँ कि वो आप गेट पे मैं बता दूं कि जो आए घर में उससे फला फला चीज मांगना, और मुझे पता है आपके पास वो नहीं है, इसका मतलब है मैं चाहता हूं आप मेरे घर ना आओ, है ना? चुनाव आयोग ने जब कहा कि आप 2003 के में अगर आपका नाम नहीं था तो आप प्रमाण पत्र दे दीजिए, तो चुनाव आयोग का न्यूनतम जो दायित्व बनता है कि उसे इतना तो पता होना चाहिए कि इस देश के हर नागरिक के पास इनमें से कोई एक चीज तो होगी, वैसे तो 2 होने की गुंजाइश है, तभी आप करोगे ना। अगर ये पता हो कि 100 में से 40 लोगों के पास ये है ही नहीं, तो क्या आप चुनाव आयोग की हैसियत से ये बात करोगे?
ये मेरा ऐतराज है। अब आपने जिनका प्रमाण पत्र बताए उसके बारे में आंकड़े आप देख लीजिए। बिहार में कितने लोगों के पास पासपोर्ट हैं? टोटल जितने पासपोर्ट बिहार में इशू हुए हैं सारी पॉपुलेशन में भी मान लीजिए तो सारी एडल्ट पॉपुलेशन में 2% बनता है। सरकारी नौकरी का आईडी कार्ड, कितने लोग सरकारी नौकरी में होते हैं? मुश्किल से 1.5-2%। वन अधिकार प्रमाण पत्र केवल शेड्यूल्ड ट्राइब को मिलता है। बिहार की आबादी में 1.3% शेड्यूल्ड ट्राइब है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? एनआरसी बिहार के लिए रेलेवेंट ही नहीं है, वो आसाम के लिए रेलेवेंट है। मैट्रिक, कितने लोगों ने मैट्रिक की है बिहार के अंदर? अगर आप उस आयु वर्ग को भी देख लें, उससे पुराने बुजुर्गों में तो और भी कम होगी, उस आयु वर्ग में भी 40% है। मतलब हमने पूरी कैलकुलेशन करके देखा कि किसी भी तरह से आप गिन लीजिए, आधे से ज्यादा लोगों के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। ये हमने उससे देखा। इससे ज्यादा सर ये भी एक बड़ा सवाल है कि टाइमिंग ऐसी है जिस समय इलेक्शन सामने खड़ा है। मैं इससे ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये बिहार में केवल टाइमिंग का इशू है, बाकी राज्यों में टाइमिंग का इशू नहीं होगा। ये निर्णय केवल बिहार का नहीं है, ये निर्णय पूरे देश, स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें कि पूरे देश में होगा। बिहार पहला प्रदेश है जहां हम कर रहे हैं, तो बाकी देश में टाइमिंग का इशू नहीं होगा। लेकिन मेरा तो ये भी सवाल है, टाइमिंग वाला तो खैर बिल्कुल मूर्खता की इंतहा है कि बिहार में, मतलब या तो इसको आप मूर्खता कहें या आप इसको कहिए षड्यंत्र है ये, कि बिहार में बारिश के मौसम में जहां बाढ़ आती है उस प्रदेश में आप सारे दुनिया को कह रहे हो कि भैया 25 दिन के अंदर दे दो, नहीं तो ठन गोपाल। 1 अगस्त क्या टाइम दिया है शायद? नहीं, 25 जुलाई का समय दिया है। चुनाव आयोग ने 24 तारीख की शाम को सर्कुलर निकाला और कहा 25 से सुबह शुरू हो जाएगी, जबकि बिहार के ऑफिसर्स को नहीं पता कि ये होने वाला है। तो पहले दिन तो ये था जिस दिन मतलब उन्होंने शाम को सर्कुलर निकाला। तो वास्तव में आपको 20-25 दिन दिए गए हैं और ऐसे में ये कल्पना करना, ये तो खैर बिल्कुल ही मतलब किसी भी तरह से अक्षम्य है ये बात करना तो। लेकिन मान लीजिए 1 महीना नहीं, वो 6 महीना दे दें। मेरा कहना है जिस देश में आपको पता है कि 40% लोगों के पास कोई ये वाला दस्तावेज नहीं होगा जो मैं मांग रहा हूं, और मैं उनसे कह रहा हूं कि ये नहीं होगा तो वोट नहीं देने दिया जाएगा, इसका मतलब मैं 40% लोगों का वोट छीनना चाहता हूं। ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट अगर नहीं है तो और क्या है? आप शिक्षक हैं, आप अपने बच्चों को 19वीं सदी अमेरिका के बारे में बताइए कि 19वीं सदी अमेरिका में क्या होता था। सिविल वॉर के बाद वहां लीगली संभव नहीं था कि आप ये कह दीजिए कि स्लेव्स हैं, इनको वोट देने का अधिकार नहीं हो। स्लेवरी तो खत्म हो गई, लेकिन अश्वेत लोगों को वोट देने नहीं देना था। तो क्या हुआ? तब ये कानून आए कि आप शैक्षणिक क्वालिफिकेशन होगी, वेल्थ क्वालिफिकेशन होगी, ये सब और क्या है? ये बिल्कुल क्योंकि केवल मैट्रिक प्रमाण पत्र वो चीज है जो कि 30-40% लोगों के पास है। इसका मतलब है मैट्रिक होगी तो आप वोट दे सकते हैं, मैट्रिक नहीं है तो वोट नहीं दे सकते। ये तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नामक कोई चीज हुआ करती थी ना इस देश में। अंग्रेजों के जाने के बाद हमें ये चीज हासिल हुई थी। आप वो चीज वापस नहीं ले रहे। 2 तर्क हैं सर। मैं मतलब उस पर आपकी जवाब चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपके पास आया तब चुनाव आयोग ने केवल आर्टिकल 326 का स्क्रीनशॉट डाला हुआ था, ये कहते हुए कि ये चुनाव आयोग का काम है इसलिए वो इसे कर रहा है। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, यहां एक पॉइंट है जन्म प्रमाण पत्र, कि जो लोग बिहार में कहीं और से माइग्रेट होकर रहने आ गए हैं ऐसे लोगों को वोट ना देने दिया जाए। ये तर्क देकर के इस लिस्ट को रिवाइज मेजरली किया जा रहा है। दोनों तर्क भ्रामक हैं, गलत हैं। पहला तो ये कि कोई व्यक्ति का वोटर का डुप्लीकेसी, मैं मुंबई में रहता हूं, छपरा में भी रहता हूं, मैंने मुंबई में भी वोट बनाया, छपरा में भी वोट बनाया। आप मुझे बताइए इस प्रक्रिया से कैसे रोकेंगे आप इस बात को? मैं मुंबई के अंदर भी अपनी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दे दूंगा, छपरा में भी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। आप ओरिजिनल थोड़ी ले रहे हो मेरे से, 2 जगह मैं क्यों नहीं बनवा सकता? तो डुप्लीकेसी का इससे कोई मतलब नहीं है। डुप्लीकेसी रोकने का एक ही तरीका है कि आप एपिक कार्ड का नंबर और आधार कार्ड का नंबर लिंक कर दीजिए, तभी आप रोक पाएंगे। और वो चुनाव आयोग पिछले 1 साल से कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? दिक्कत कैसी मानसिकता हो गई है बताइए? कि बिल्कुल ये एक नोटबंदी वाली मानसिकता है कि पहले मैंने, और इस देश में पिछले कई साल से चल रहा है, पहले मेरे को कोई दवाई बहुत अच्छी लग जाएगी, मैं कहूंगा ये दवाई ले लो। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा क्योंकि तुम्हारे को सर में दर्द है। आप लेंगे, कहेंगे सर में दर्द तो नहीं ठीक हुआ, कि नहीं देखो पेट साफ हो गया तुम्हारा कल से। आप कहेंगे वैसे पेट भी साफ नहीं, स्किन में तो ग्लो आ गया है। पहले दवाई देखते हैं फिर बीमारियां ढूंढते हैं। तो अब चुनाव आयोग बीमारियां ढूंढ रहा है कि अच्छा इस चीज का इलाज है, उस चीज का इलाज है।
कोई मतलब नहीं है इसका डुप्लीकेसी ऑफ वोट रोकने से, नंबर 1। नंबर 2, सामान्य आपका निवास जहां है सिर्फ वहीं वोट दे सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सामान्य निवास आजकल कहां है? दिल्ली। वोटर कहां के हैं? गुजरात। क्यों? चुनाव आयोग रोकने वाला है उनको? हिम्मत है इनकी? कहां के तर्क निकाल के लाते हैं? इस देश में केवल एक चीज हो सकती है कि आप एक जगह वोट रख सकते हैं, 2 जगह नहीं रख सकते। वो मैं बिल्कुल मानता हूं, उसको अगर आप रोक पकड़ना चाहें बिल्कुल आप पकड़िए, सजा दीजिए जो 2 जगह वोट रखना चाहता है। आप कौन होते हो ये चीजें तय करने वाले, है ना? और ये कहना कि आर्टिकल 326 के तहत हमारी जिम्मेवारी है, अच्छा तो पिछले 75 साल के बाद किसी ने आर्टिकल 326 को देखा है पहली बार? ये नया आर्टिकल नहीं है। सुकुमार सेन जिसने इस देश के चुनाव आयोग की स्थापना की और इस चुनाव आयोग को इज्जत बख्शी, उसे आर्टिकल 326 का पता नहीं था। नियम ये था, सिटीजनशिप की जांच करना सरकार और गृह मंत्रालय का काम है और उसके आधार पर काम करना चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की जिम्मेवारी ये नहीं है कि वोटर को छांटना। चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि जो आदमी फुटपाथ पे भी सोता है उसको भी वोट देने का अधिकार कैसे दिया जाए। आज सब चीजें बदल रही हैं। इंक्लूसिव है। पहले चुनाव आयोग क्या करता था? चुनाव अपने सर्कुलर देखिए, जो व्यक्ति 3 दिन से एक जगह पे फुटपाथ पे सोया है उसको वोटर लिस्ट में डालिए। ये नियम है चुनाव आयोग के। सेक्स वर्कर्स, कोई उनको पूछता नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, इनको शामिल करना है, ट्रांसजेंडर्स को शामिल करना है। आज ये चुनाव आयुक्त मुझे बता रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स, चुनाव आयोग के नियम है कि एनआरआई के पास ईमेल भेजा जाए कि आप अपना करना चाहते हैं तो हो जाए। तो अच्छा, एनआरआई कहाँ रहते हैं भाई? आउट ऑफ इंडिया। पता नहीं आप जिसको ईमेल भेज रहे हो। तो क्या नए नियम का आविष्कार हो रहा है इस देश के अंदर है? और ये इसका मतलब है आर्टिकल 326 का उल्लंघन उन तीनों चुनाव में हुआ है जिससे माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत के आए हैं। मतलब कि ये, और 2003 की वोटर लिस्ट में क्या ऐसी अनहोनी बात थी साहब कि 2003 तो मानेंगे, 2008 नहीं मानेंगे, 2014 नहीं मानेंगे। इसका मतलब जिन 3 लिस्ट पे आदरणीय मोदी जी जीत के आए हैं सब फ्रॉडुलेंट लिस्ट हुआ करती थी। मतलब ये कोई तर्क, मतलब कुतर्क की कोई सीमा नहीं बची। और दिक्कत ये आ गई है अब इस देश में कि साधारण सा कुतर्क, कई ऐसी चीजें हैं अगर आप क्लास में खड़े होके कहें तो आपका टीचर कहेगा यार बैठ जा, तेरे को बोलने को कुछ नहीं, बैठ जा। लेकिन अब जिसके पास सत्ता है, जिसके पास मीडिया है, वो बातें बोलेगा और सारे लोग यूं करके देखेंगे, अपने जूते की तरफ देखेंगे। इतनी हिम्मत नहीं कि आंख में आंख डाल के बोल दें कि क्या बात कर रहे हो। कोई चुनाव आयोग से पूछ नहीं सकता किस तरह की कुतर्क दे रहे हो, किस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हो। आज कुर्सी है बाबू, एक दिन कुर्सी चली जाएगी, सच रहेगा। सर, छात्रों के लिए संदेश, अगर वो राजनीति में आना चाहें, और ब्रीफ में ही हमको करते चलना है क्योंकि आपकी ऑडियंस। राजनीति में आना या ना आना विकल्प नहीं है। हम दिन रात राजनीति करते हैं। जब सड़क पे लिंचिंग हो रही है और मैं चुपचाप चला जाता हूं, मैं राजनीति कर रहा हूं, घटिया तरह की राजनीति। जब झूठ बोला जा रहा है और मैं चुप हूं, मैं राजनीति कर रहा हूं। और जिस दिन मैं झूठ के ऊपर उंगली उठा के कहता हूं कि ये गलत कर रहे हो, उस दिन मैं अच्छी राजनीति कर रहा हूं। तो राजनीति तो आप सब कर रहे हैं, अच्छी राजनीति कीजिए। बहुत बढ़िया सर। आपको अक्सर आंदोलनों के आसपास देखा जाता रहा है। कुछ समय पहले ताजा भारत जोड़ो आंदोलन में भी कन्वीनर की भूमिका में देखे गए और अभी भी आप उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उससे पहले आप किसान आंदोलनों में देखे गए। सर, आंदोलन करने वाले जो भी आप जैसे नेता हैं, उनके जीवन के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? कि इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि आंदोलनकारी हो, और फिर ऐसे लोगों की आंदोलन जीवी कहते हैं। हाँ, वो आंदोलन जीवी हो। अब मैं समझता हूं बेचारे की परेशानी, क्योंकि जिन लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा न लिया हो वो क्या समझेंगे आंदोलन क्या है। दिक्कत जो आती है वो ये कि जो एक सामान्य मिडिल क्लास घर के जो परेशानियां होती हैं, उसमें अगर आप सैलरी कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो परेशानी तो थोड़ा बढ़ती ही है ना। और दूर से लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितने ठाठ कैसी लग्जरी के अंदर रहते होंगे, ये सब होता है। लेकिन एक सुकून रहता है जब ये कहते हैं ना कि हर आंदोलन में आप पाए जाते हैं, तो मेरे मन में आता है कि अच्छा, कम से कम ये तो नहीं कह रहे कि हर कुर्सी के इर्द गिर्द आप पाए जाते हैं।
वो अपराध होता, इसमें तो कुछ अच्छा ही महसूस होता है। अगर हर संघर्ष में पाए जाते हैं तो ये तो सीखना चाहिए ना। अगर कोई आपको देखकर एक्टिविज्म में एंट्री करना चाहे, उसे आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? ये मान के चलिए कि आपको परेशानी होगी, घर परिवार चल पाएगा या नहीं उसको सोचने के बाद कीजिएगा। घर परिवार की कीमत पे ना करें। ये मान के चलें कि आपको गालियां पड़ेंगी, ये मान के चलें कि ना पैसा मिलेगा ना सत्ता मिलेगी, पर हाँ नींद अच्छी आएगी, सुकून होगा, और हो सकता है आपके मरने के बाद आपका पोता, आपका नाती सर उठा के बोले मेरे नाना दादा ने ये किया था। सर, क्या एक्टिविस्ट भी सत्ता का लालच रखते हैं? एक मायने में होना चाहिए सत्ता का लालच, बुरा नहीं है। शक्ति, महात्मा गांधी चाहते थे, पावर चाहते थे, पावर विल्ड करते थे। पावर से बचना नहीं चाहिए, पावर का कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी ये इच्छा है, मेरी इच्छा है, कोई मेरे को एक दिन के लिए ये ताकत दे दे कि इस देश के नोमैडिक ट्राइब्स जितने भी हैं उनके नियम बदल दूं, मेरे में ताकत की इच्छा है। कोई 3 महीने का एक मिशन दे दे कि इस देश में कोई इंसान आगे से मैला साफ नहीं करेगा, गटर में नहीं उतरेगा, मैं वो पावर चाहता हूं। वो पावर तो होनी चाहिए। रिफ्रेम करता हूं, अगर आप प्रधानमंत्री हो तो आपकी 3 बड़ी प्राथमिकताएं। प्रधानमंत्री छोटा पद है इस देश का, मैं समझता हूं गांधी जी वगैरह इसका ज्यादा बड़ा है। गांधी, जयप्रकाश, इन दोनों के पास ज्यादा ताकत थी प्रधानमंत्री से। अगर ताकत हो तो पहला काम तो वही होना चाहिए कि इस देश के अंतिम व्यक्ति को इस देश की पहली प्राथमिकता बनाया जाए। उससे बड़ा कोई काम नहीं। अच्छा, यही पहली प्राथमिकता और 3 प्राथमिकताएं यही हैं, मतलब असली इसी के पूर्ति में सारे अंतिम काम हो व्यक्ति को आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। वो जो गटर में उतरता है वो अंतिम व्यक्ति है, जो नोमैडिक ट्राइब है वो अंतिम व्यक्ति है, जो आज लिंचिंग का शिकार है वो अंतिम व्यक्ति है, जिसके घर पे बुलडोजर चल रहा है वो अंतिम व्यक्ति है, वो औरत जो कि 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती डर के मारे वो अंतिम व्यक्ति है। वो करना ही सबसे श्रेयस्कर काम है, यही धर्म है मेरे लिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सर, मैं थोड़ी जब जानकारी जुटा रहा था तो स्वराज इंडिया का जिक्र आया। सर, 2016 में आपने एक पार्टी स्थापित की और अभी भारत जोड़ो आंदोलन से आप सक्रिय रूप से जुड़े रहे, नेशनल कन्वीनर रहे। सर, एक प्रश्न जो भी दर्शक इस प्रश्न को मतलब मेरी तरह से ही पूछना चाहते हैं, जब आप कांग्रेस के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो आप कांग्रेस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? मैं स्वराज इंडिया का मेंबर हूं और स्वराज इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी है और स्वराज इंडिया ने ये फैसला किया है, कोई गुपचुप बात नहीं है, आपको भी संकोच से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वराज इंडिया पॉलिटिकल पार्टी ने फैसला किया है कि हम अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2022 में हमने फैसला किया कि आज देश की जो परिस्थिति है उसमें लोकतंत्र को बचाना एकमात्र प्राथमिकता होगी और इसके लिए हम तमाम जो लोग इस वक्त विरोधी ताकतें हैं उनको मजबूत करेंगे। कांग्रेस ही नहीं, आपने कांग्रेस का नाम लिया, मैं कांग्रेस के साथ भी काम किया है। हमने बंगाल में जब कांग्रेस और तृणमूल का विरोध था, हमारे साथियों ने तृणमूल का समर्थन किया क्योंकि वहाँ वो ज़्यादा सशक्त थी उसका मुकाबला करने में। एनसीपी के साथ भी काम किया, समाजवादी पार्टी के साथ भी किया है, लेफ्ट के साथ भी किया है, डीएमके के साथ भी किया है, क्योंकि और इन सब से मेरे डिफरेंसेस हैं। लेकिन आज जब घर में आग लगी हो उस वक्त प्राथमिकता क्या है? उस वक्त मेरे लिए सिर्फ 2 ही तरह के लोग हैं, एक वो जो कि पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा है और एक वो जो कि पानी की बाल्टी लेके खड़ा है। उसकी पानी की बाल्टी लाल रंग की है, नीली है, पीली है, मुझे पसंद है नहीं है, उसके बच्चे के साथ उसके साथ मेरा 6 महीने से झगड़ा हुआ था, बातचीत नहीं है, लेकिन अगर वो आज बाल्टी पानी की लेके आया है वो मेरा भाई है, ये मेरा धर्म है। सर, इसे सत्ता की लड़ाई कहना कैसा ठीक होगा कि सत्ता के लिए लड़ाई है? दुनिया में हर बड़ा संघर्ष जो होता है वो सत्ता में परिणित होता है। इमरजेंसी को खत्म करना और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई 1977 में लड़ी गई, उसके फायदे से जनता पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन वो सत्ता की लड़ाई नहीं थी, वो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी। एक ऐसा ही संघर्ष आपके साथ अन्ना आंदोलन के समय जुड़ा रहा है, जिसके आपने बहुत सारी जगह पर जवाब दिए हुए हैं, पर चूंकि हम भी अपने ही ऑन कैमरा इसको सुनना चाह रहे हैं कि सर उस आंदोलन से आपने क्या सीखा, क्योंकि अल्टीमेटली वो आंदोलन आपको उस भूमिका तक लेकर गया था जहां आप सत्ता के अंदर थे।
हाँ, मगर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि अंदर रहते हुए मैंने वो सवाल उठाए जो कि उठाने चाहिए थे और उसकी कीमत अदा की, है ना? इसलिए सर उठा के बात करता हूँ, सच जैसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, दिल्ली में 70 में से 67 सीट जीत चुके थे, उसके बाद हमने कहा कि आप गलत आदमियों को पार्टी में क्यों लेके आए हो, ये पैसा कहाँ से आया पार्टी के अंदर, ये सवाल पूछे। और वो सवाल पूछने के तौर के सजा के तौर पे हमें निकाला गया और हमें पता था ये सवाल पूछेंगे तो ये होगा। तो इसलिए कोई लज्जा नहीं है कम से कम उसके बारे में। सत्ता से बाहर रह के अच्छी बातें करना आसान होता है, सत्ता के अंदर रह के उस पर करना अपेक्षाकृत कम लोग करते हैं। मैं नहीं कहता मैं अकेला ही किया होगा। और उससे जो सीखा वो ये कि एक तो जनता की ताकत अभी भी इस देश में जिंदा है और मैं आज भी उस आंदोलन को बुरा आंदोलन नहीं बताता हूं। वो जन लोकपाल का आंदोलन नहीं था, लोक बल का आंदोलन, जनता खड़ी हुई। जो सबक सीखा वो ये कि जब जनता इतना विश्वास देती है, उस विश्वास को बचाना और उस विश्वास की धरोहर की चौकीदारी करना भी हमारी जिम्मेवारी है। और मैं समझता हूं वो चौकीदारी करने में हम कमजोर साबित हुए। जनता ने इतने भरोसे से दी थी और हमने ऐसे हाथों में जाने दी जो कि उसके लायक नहीं थे। ये हमारी कमजोरी थी और हमारा दोष था। विरोध की राजनीति, जैसे लेफ्ट की राजनीति कहते हैं, जब शुरुआत में जहां से हमने जिक्र शुरू किया था, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इन दोनों में कितना अंतर पाते हैं? विरोध के लिए विरोध करना तो बहुत ही फालतू चीज है। हमेशा प्रतिपक्ष होना चाहिए, आपके पास हमेशा होना चाहिए कि मैं किसी चीज का विरोध क्यों करता हूं और अगर मेरे को करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर आपके पास इसका उत्तर नहीं है तो खाली विरोध क्यों कर सकते हैं? क्या मैंने तो बार बार लिखा है को फेवर करते हैं? शैडो कैबिनेट का स्वरूप ले या ना ले, आप किसी भी चीज का विरोध करते हैं तो आपको तुरंत सोचना चाहिए कल को अगर मैं वहां पे हूं क्या मैं कोई दूसरा फैसला ले सकता हूं। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। विरोध के नाम पे विरोध करना, रोज सुबह उठ के कहना जो कुछ सरकार ने किया है सब गलत है, ये तो बहुत ही मूर्खता के लक्षण है। कई लोग ऐसा काम करते हैं, मैं कोशिश करता हूं मैं ऐसा ना करूं। मैं इस सवाल को आज से तुरंत जोड़ रहा हूं और वो ये कि ट्रंप के केस में आज जहां इंडिया खड़ा है, उसका ये डर कि वो कितना भी टैरिफ हम पर लाद सकता है, हर दिन कोई ना कोई सुर्खी टैरिफ 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 पर चली आती है। ताजा सुर्खी है कि ब्रिक्स देशों को एक साथ धमका दिया है कि 10% एडिशनल आपको मुफ्त में बटेगा। ऐसे में देश में, चूंकि आप विपक्ष के साथ हैं और विपक्ष के रूप में भी रहते हैं, आप बताएं कि क्या आपकी तरफ से इसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है? हमने आज देश को जिस स्थिति में ला दिया है, हमारे ऑप्शंस बहुत कम हो गए हैं। ओके। और उसके लिए पिछले 10 साल से जो हमने किया है वो रेस्पॉन्सिबल है। हमने अपने हर पड़ोसी से खुंदक पाल ली है। एक पड़ोसी नहीं है जिसमें जो मतलब जो हमारे साथ खड़ा होने को तैयार हो। भूटान को अगर आप छोड़ दें तो वो भी बेचारा डर के खड़ा होता है। और हमने भारत के जो परंपरागत मित्र हुआ करते थे उन सब से दूरी बना ली ताकि ट्रंप साहब के साथ हम हाथ मिला सकें। और ऐसी गलतफहमी पाल ली कि वो ट्रंप सिर्फ इसलिए कि आपकी एक रैली में आ गया वो आपका दोस्त बन जाएगा, वो किसी का सगा आज तक नहीं हुआ, आपका सगा हो जाएगा। भारत के अब अपनी दोस्ती में भूल कर लें कोई बात नहीं है, लेकिन राष्ट्र हित को आप इतने हल्के संबंधों के साथ जोड़ दें तो ये तो राष्ट्रहित में नहीं है। आज जो भारत सरकार की विदेश नीति पिछले 10-11 साल की थी उसने हमें इस स्थिति में ला दिया है कि जब पाकिस्तान के साथ 3 दिन की लड़ाई होती है, एक बड़ा देश हमारे पक्ष में नहीं बोलता है। ये कभी नहीं हुआ, 71 में नहीं हुआ, ये कारगिल के समय नहीं हुआ। पहली बार है कि हमें एक भी देश नहीं मिला जो नाम लेके बोल सके पाकिस्तान ने पहलगाम में किया था गलत था, चलिए भारत के साथ नहीं कम से कम पाकिस्तान का नाम लेके तो बोल दे। तो ये तो हमारी विदेश नीति की भारी असफलता है। हाँ, आज जिस कॉर्नर में आप आ गए हैं उस कॉर्नर में आने के बाद आपके पास बहुत कम ऑप्शंस बचे हैं, लेकिन ऑप्शन लेसनेस की स्थिति में लाने की जिम्मेवार कौन है उसके बारे में सोचना होगा। ट्रंप जैसे टेढ़े आदमी के साथ डील करना किसी के लिए भी कठिन होगा क्योंकि वो आदमी सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, बिल्कुल गुंडागर्दी और मतलब रियल एस्टेट दलाल की बात की भाषा बोलता है। ऐसे आदमी के साथ कोई भी डील नहीं कर सकता आसानी से। लेकिन ऐसे में ही जरूरत होती है कि आपने दीर्घकालिक जो नीतियां बनाई होती हैं वो ऐसे ही आड़े वक्त पे काम आती हैं। ईरान पे बम डाल दिया ट्रंप ने, दुनिया के 50 देशों ने निंदा की,
हमारे मुंह से निंदा शब्द नहीं निकला। और दुर्भाग्य ये है कि इस देश में ऐसा चश्मा चढ़ गया है कि उनको अभी ईरान केवल मुस्लिम देश ध्यान दिखता है। वो ये भी याद नहीं करते कि ईरान वो देश था जिसने कश्मीर पे भारत का समर्थन किया था। ईरान वो देश है जो कि हर समय भारत के साथ खड़ा रहा है। उस पे आके बम डल जाता है, आप एक शब्द नहीं बोलते हो, कल को कौन खड़ा होगा आपके साथ? सर, व्यापारिक हित राष्ट्र हित से ऊपर चले गए हैं, क्या ये कहना उचित होगा देश के ऐसा लिए? लग रहा है आज की तारीख में। तो जहां मोदी जी जाते हैं, एक हफ्ते बाद वहां से खबर आती है कि अडानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अडानी जी को ये मिल गया। या तो व्यापारिक हित या फिर शुद्ध व्यक्तिगत पब्लिसिटी का है। बस उसने मेरे को ये मेडल पहना दिया, मतलब। और ये बातें खुल के लोग कहते हैं कि मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से थोड़ा चापलूसी कर दो, उसके बाद हिंदुस्तान से दो चार चीज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये स्थिति आ गई है। मैं इंदिरा गांधी का कतई प्रशंसक नहीं हूं, मैं पूरे जीवन इंदिरा गांधी का निंदक रहा हूं, सिर्फ आलोचक नहीं, निंदक रहा हूं इंदिरा गांधी का। लेकिन वो इंदिरा गांधी निक्सन से जिस तरह से बात कर सकती थी, वो अगर मोदी जी करके दिखाएं तब मैं मानूं। तो ये तो बहुत छोटे लोग हैं, दुर्भाग्य। एक आपका आर्टिकल देखा था 2019 में प्रकाशित था कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस खत्म होने वाली है, कुछ इस तरह का था, कांग्रेस मस्ट डाई, ये टाइटल था। उसके बाद में फिर 3 साल बाद आपका फिर से करेक्शन था जिसमें आप शायद भारत जोड़ो के टाइम पर कुछ बातें ऐड कर रहे थे। मैं उस पूरी डिटेल में तो फिलहाल नहीं लेके जाऊंगा आपको। आपसे कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं पर टिप्पणी या फिर मैं एक बात उसमें कह ही दूं कि लोगों को शीर्षक याद रह जाता है, कांग्रेस मस्ट डाई, और ये भूल जाते हैं कि मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा था 2019 में कि बीजेपी से इस देश को इतना बड़ा खतरा है, और तुम लोग 2019 के चुनाव में इतना अगंभीरता से इतने बड़े खतरे से लड़ते हो, मर जाओ इससे अच्छा। वो अपने कहा था डूब मरो यार, हाँ, डूब मरो उससे। तो ये नहीं कहा था कि बीजेपी बहुत शानदार है और कांग्रेस मस्ट डाई। मैंने कहा था अगर बीजेपी जैसे खतरे का मुकाबला तुम नहीं कर सकते तो डूब मरो। जिस दिन कांग्रेस ने हिम्मत दिखाई मुकाबला करने की, सड़क पे निकली, मैंने कहा बहुत अच्छा, तुम्हारा साथ देंगे, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया। तो राहुल गांधी जी का भविष्य क्या देखते हैं? अभी कहना कठिन है। दूसरों से ज्यादा ईमानदार है। नेता के तौर पे मैं बहुत कम नेताओं को ऐसा मिला हूं जिनकी आंख में ईमानदारी हो, नाटक नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन राजनीतिक निपुणता कितनी है वो उन्हें दिखानी पड़ेगी। हिम्मत है, कमिटमेंट है कुछ मूल्यों के प्रति, लेकिन राजनीति का खेल तो एक अलग तरह का खेल है। उसकी निपुणता जैसी दिखाएंगे उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सत्ता पक्ष के 3 नेता जिनका काम आपको पसंद हो, वैचारिक भिन्नता अपनी जगह है, क्योंकि काम देश के लिए है। कुछ काम मुझे मोदी जी की भी पसंद आए। मैंने कहा था कि उन्होंने जो स्वच्छ भारत मिशन की जिस दिन घोषणा की, मैंने लिख के कहा था कि कोई प्रधानमंत्री लाल किले से गंदगी, मैला और स्वच्छता की बात करे, ये बहुत सुंदर बात है। उस पे कायम नहीं रह पाए, ये देश का दुर्भाग्य है। अमित शाह ने जब भारतीय भाषाओं के प्रमोशन पे बात की, मैंने लिख के समर्थन किया। अब वो ज्यादा हल्की बातें करना शुरू कर दिए हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आए। किसी को भी शर्म नहीं आनी चाहिए इस देश में। हमारी भाषाओं को हम समृद्ध करें, वो मुझे अच्छा लगता है। और जो नितिन गडकरी जी के उसमें सड़कें तेज बनी, बेहतर बनी, इस बात का स्वागत होना चाहिए। विपक्ष के 3 नेता जिनसे आप भविष्य की अपेक्षा रखते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ अच्छा करेगा? कई बहुत अच्छे लोग हैं, सिर्फ 2-3 नहीं, हर जगह पे कुछ अच्छे लोग हैं। मैंने राहुल गांधी का तो बताया ही। प्रायोरिटाइज इसलिए क्योंकि मतलब सब में कुछ अच्छाइयां जो पहले भी कहते चल रहे थे। हाँ, अपने आपकी नजर में, मतलब एज ए शिक्षक, आप राजनीति शास्त्र के शिक्षक के नाते इस बात में थोड़ा सा इनपुट दें। कई लोगों को देखता हूँ अच्छा है। गुजरात में जिग्नेश हैं, जिग्नेश मेवानी, अद्भुत क्षमता वाले व्यक्ति हैं। कन्हैया कुमार में अद्भुत क्षमता है एक नेतृत्व की। अब सुन के अटपटा लगेगा, लेकिन उमर खालिद जेल में है। इतना बुद्धिमान, इतना सहज और इतना गुणवान व्यक्ति है। अब जेल में है इसलिए मैं कह दूं उसके गुण कम हो गए हैं, वो तो नहीं है। मेरी उम्मीद है किसी दिन ये सब इस देश के नेता बनेंगे। उमर खालिद से क्या गलत हुआ था सर जिसके कारण वो जेल में है? क्योंकि उसका नाम उमर खालिद है और कुछ गलत नहीं है। मैं पूरा किस्सा जानता हूं। उमर खालिद ने तो केवल ये कहा था
कि महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए हमें इस देश में प्रेम फैलाना है। और उमर खालिद ने कहा था, आप सबको इनकलाबी सलाम, और रिपोर्ट में पूछा गया कि ये खूनी क्रांति करवाएंगे। इनकलाबी सलाम को खूनी क्रांति कहा गया था। उमर खालिद का एक ही दोष है कि उसका नाम उमर खालिद है। ओके, मैंने ये सवाल आपसे डिटेल में इसलिए पूछा क्योंकि कैमरे के उस पार जो लोग बैठे हैं वो इस क्वेरी के साथ और आपसे जिज्ञासा जानना चाहते हैं। क्या हो गया है कि अब इतना झूठ का साम्राज्य हो गया। जैसे अब कन्हैया कुमार की बात होते ही उसने कहा था पाकिस्तान तेरे, हिंदुस्तान तेरे होंगे टुकड़े हजार। अब वो बात खुद एसडीएम कह चुका है कि झूठ है, वो वीडियो डॉक्टर था, 50 बार हो चुका है। लेकिन झूठ का साम्राज्य ऐसे ही चलता है कि इतनी बार झूठ बोल दो, बिल्कुल वही है कि 100 बार बोल दो और वो दूसरा 2-4 बार खंडन कर देगा। मेरे बारे में 2-4 बार चलाते रहते हैं और उन्हें सबको पता है कि उनके पास बड़े बड़े माइक हैं, मेरे पास केवल अपना गला है, उनके पास मीडिया है, वो चलाएंगे। सर इसमें अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगी। उमर खालिद मामले में न्यायपालिका कहाँ पीछे रह गई? मुझे लगता है कि इस देश की न्याय व्यवस्था पे अगर कोई धब्बे गिने जाएंगे आज से 100 साल बाद जो लिखेगा, एक तो कहेगा इमरजेंसी के दौरान जबलपुर केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसने बेसिकली कह दिया था कि सरकार गोली भी मार दे तो हम कुछ नहीं करेंगे, वो धब्बा था इस देश में। उसी तरह के जब धब्बे गिने जाएंगे तो उमर खालिद का 5 साल जेल में रहना इस देश की न्याय व्यवस्था पे एक ऐसा धब्बा है जो जुडिशरी कभी धो नहीं पाएगी। मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े थे इसमें कि इनके केस की पैरवी के लिए भी अच्छे वकील विपक्ष की तरफ से भी नहीं भेजे जाते। इसमें नहीं, ऐसा ये बात सच नहीं है। ये बेचारे वकीलों को दोष न दें, वकील काफी अच्छे हैं, जहीन हैं, अच्छी टीम है। लेकिन हो क्या रहा है, जो जज सुनता है जज का ट्रांसफर हो जाता है और कोर्ट में आता है, जज कहते हैं नहीं मैं इस केस को नहीं सुनूंगा। असली बात यह सबको ऊपर से सिग्नल है कि अगर उसको दे दी उमर खालिद को जो बेल देगा, उस जज का भविष्य अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा कि उसके साथ लोया जैसा मामला होगा, ऐसा ना होगा, लेकिन उसकी प्रमोशन वगैरह तो खत्म हो जाएगी। सबको ऊपर से सिग्नल पता है। सब जो ईमानदार जज होता है जो कि नहीं कह सकता, वो कहता है भैया मैं रिक्यूज कर लेता हूं इस केस से। ये हो रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, पूरा देश इस तमाशे को देख रहा है। हिम्मत नहीं है किसी की बोल दे इस बात को। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना कीमती समय अपना दिया और हमें भी बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला। अपने विषय को इतनी सहजता से, इतना खूबसूरती से कहना। एक शिक्षक के नाते मैं अपनी टीम से जब चर्चा करते आ रहा था तब कहा ही ये गया था कि सर से पूछना इतना सॉफ्ट स्पोकन हो कैसे पाते हैं, कोई खास दवा खाते हैं? संस्कार है। सॉफ्ट स्पोकन होना वैसे कोई बहुत अच्छी बात है नहीं। मेरा तो संस्कार है। पिताजी बोलते थे, पिताजी अगर आपके सामने बैठे होते तो आपको यूं करके सुनना पड़ता। उनकी तो आवाज़ बहुत कम थी और उन्हें कभी बचपन में बोला था कि अगर आपके तर्क में दम हो तो आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में किशन जी वगैरह थे। मगर मैं आपको बताऊं, ये सॉफ्ट बोलना, मीठा बोलना अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अपने आप में सबसे बड़ा गुण नहीं है। गुण ये होना चाहिए कि आप सच बोलते हैं या नहीं। आवाज़ तीखी है, हल्की है, ये छोटी बातें हैं। तो जिस चीज़ के लिए मुझे बहुत तारीफ की जाती है, मैं खुद इस चीज़ का बहुत कोई कायल नहीं हूँ। ये संयोग है, मेरा संस्कार है, इससे फालतू कुछ नहीं। ये भी आपका एक बड़ापन। चलिए इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना समय दिया। और जब भी आप किसी तरह की राय जानते हैं, कोई पक्ष जानते हैं, उसको सुनने के लिए आप सहज रहें। संभवतः लोकतंत्र में यही सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि आप दोनों पक्ष जानें। और उसी क्रोनोलॉजी में हमने सर को हर विषय पर सुनने का प्रयास किया। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी भविष्य में आपका साक्षात्कार अवश्य लेके आएंगे जो अपना पक्ष इतनी ही मजबूती से कह रहे होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।